दोस्तों AI हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर करेंगे डेटा क्लीनिंग विद पाइथन। तो दोस्तों अभी तक जो है हम लोग यहाँ पर सीख रहे थे डेटा एनालिसिस को, लेकिन अभी आज हम जो है इस सेशन के अंदर करने वाले हैं डेटा को क्लीन, यानी कि डेटा क्लीनिंग का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो आज हम लोग इसके अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और दोस्तों हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो डेटा को क्लीन कर सकते हैं। और डेटा को क्लीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप कोई ML मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम आपका जो डेटा है वो क्लीन होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ अगर आप डेटा क्लीन नहीं करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो भी एकदम गार्बेज आएगा। तो इसलिए जो है जितने भी जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं या फिर जितने भी जो लैब्स में अंदर काम करते हैं वो सारे इसी चीज़ को यहाँ पर फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपना डेटा जो है उसको क्लीन करते हैं, उसको प्रॉपर टाइडी फॉर्मेट में से जो है उसको बेसिकली अनटाइडी फॉर्मेट में से जो है वो टाइडी फॉर्मेट में लेकर आते हैं। और टाइडी फॉर्मेट में लेकर आने के बाद ही वो जो है ML एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर मशीन लर्निंग को जो है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वो जो है अच्छी एक्यूरेसी के साथ में अपना डेटा प्रेजेंट कर पाए अपने कस्टमर को। तो इस तरीके से जो है अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे डेटा क्लीनिंग। और डेटा क्लीनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है अगर आप किसी ML मॉडल को जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और ML मॉडल को इम्प्लीमेंट करने से पहले आपका डेटा जो है वो यहाँ पर क्लीन या फिर टाइडी फॉर्मेट में होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है इसी सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे डेटा क्लीनिंग के सारे कोड को। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे डेटा सेट को क्लीन और देखेंगे प्रैक्टिकली पाइथन के साथ कि हम किस तरीके से डेटा को क्लीन कर सकते हैं और लेकर आ सकते हैं एक प्रॉपर फॉर्म में। और उसके बाद फाइनली हम लोग एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो कि लीनियर रिग्रेशन है उसको भी हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। और उसका भी जो रिजल्ट है वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि हम लोग ने डेटा को क्लीन करने के बाद में हमें क्या एक्यूरेसी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं यार अपने सेशन को स्टार्ट और करते हैं सबसे पहले अपनी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ को यहाँ पर लोड। तो भाई सबसे पहले मुझे यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी डेटा क्लीनिंग के लिए पांडास की, जो कि हमारे पास यहाँ पर आता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। उसके बाद दो लाइब्रेरीज जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें हमारे पास सीबॉन्ड और मैटप्लॉटलिब है। तो ये जो है तीनों लाइब्रेरीज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी अगर हम डेटा क्लीन कर रहे हैं। तो इन तीनों को जो है सबसे पहले मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ और ये हमारी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगी जिनके साथ में मिलकर हम ये काम को कर पाएंगे। तो अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले पांडास को उसके एलियस के साथ में जो कि है PD। तो जो पांडास है बेसिकली उसका जो एलियस है वो है PD और जो सीबॉन्ड है उसका एलियस आ गया SNS और जो आपके पास मैटप्लॉटलिब है उसका एलियस है PLT। तो ये सारे एलियस के साथ में जो है हम लोग इनकी लाइब्रेरीज को यहाँ पर लोड करेंगे और उसके बाद में फर्दर जो है इसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर इसका साथ देते हुए या फिर इसकी हेल्प लेते हुए हम लोग अपने डेटा को क्लीन करेंगे। तो भाई सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इंपोर्ट पांडास एज PD और पांडास जो कि उसका बेसिकली लाइब्रेरीज है जो कि मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है उसको मैंने इंपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इंपोर्ट करूँगा डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज को जो कि हैं सीबॉन्ड और मैटप्लॉटलिब। तो इंपोर्ट कर रहा हूँ इंपोर्ट सीबॉन्ड एज SNS और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। तो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर एक मॉड्यूल रहेगा जिसका नाम है पाईप्लॉट और पाईप्लॉट के अंदर एक हमारे पास एलियस है जो कि है PLT और इसी के साथ में जो है हम लोग अभी इसको यहाँ पर रन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास एक स्टार बन के आ गया और ये लाइब्रेरीज जो हैं ये हमारी यहाँ पर लोड हो चुकी हैं। तीनों लाइब्रेरीज जो है हमने सक्सेसफुली यहाँ पर आके लोड कर ली हैं। और अभी जो है लाइब्रेरीज तो भाई हमने सक्सेसफुली यहाँ पर लोड कर ली। अभी टाइम है हमारे डेटा सेट को यहाँ पर लोड करने का और उसको स्टोर करने का एक DF नाम के वेरिएबल के अंदर। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया बेसिकली DF का, यानी कि डेटा फ्रेम का। और उसके बाद में मैंने जो है उसके अंदर स्टोर करवाया अपने डेटा सेट को, यानी कि मैंने लोड किया है pd.read_csv और उसके अंदर मेरे पास एक डेटा फाइल है या फिर एक CSV फाइल है जिसका नाम है microsoft.csv। तो ये मेरे पास फाइल हो गई और इसको जो है मैंने यहाँ पर कंप्लीट सक्सेसफुली यहाँ पर लोड करवा दिया। तो मैंने जो है वो पांडास के एलियस के साथ में अपनी फ़ाइल को जो है वो सबसे पहले रीड किया और अपनी फ़ाइल का जो मैंने यहाँ पर नाम है या फिर अपनी फ़ाइल का जो पाथ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया और उसको मैंने स्टोर करवा दिया एक DF नाम के वेरिएबल के अंदर। तो अभी जो है हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पर रन। उसके बाद में अभी हमारा टाइम है यहाँ पर इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने का। तो अगर आपको यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो आपके पास पाइथन के अंदर एक मेथड होता है जिसको हम हेड मेथड बोलते हैं। तो उस हेड मेथड के थ्रू जो है आप अपने डेटा फ्रेम के फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को जो है वो यहाँ पर देख सकते हो या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर क्या आता है।
तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जैसे इसको रन किया तो हमारे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है यहाँ पर आ गए। लेकिन अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके पास यहाँ पर 4 तक हैं, तो अगर आप यहाँ पर 0 को इंक्लूड करो तो ये पूरे के पूरे 5 रिकॉर्ड जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गए। लेकिन अगर आप यहाँ 0 को इंक्लूड नहीं करते तो फिर आपके पास यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो 0 भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 को भी कंसीडर करेंगे यहाँ पर 4 तक, और इनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड हमने अपने डेटा फ्रेम के सक्सेसफुली जो है वो यहाँ पर देख लिए हैं। अभी टाइम है हमारे पास यहाँ पर लास्ट के 5 रिकॉर्ड देखने का। तो अभी हमें अगर यहाँ पर लास्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर पाइथन के टेल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने के लिए हमने यहाँ पर हेड मेथड का यूज़ किया था, लेकिन अगर हमें लास्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर टेल मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और अभी जो है हम लोग पाइथन का यहाँ पर टेल मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं, और भाई जैसे हमने इसको यहाँ पर रन किया और रन करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास लास्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गए हैं, और उनकी इंडेक्सिंग वैल्यूज़ भी जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल गई हैं कि कौन से जो कॉलम्स हैं या फिर उन कॉलम्स में प्रेजेंट वैल्यूज़ हैं वो किन किन नंबर्स के ऊपर इंडेक्स्ड हैं। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी देख लिया और लास्ट के 5 रिकॉर्ड भी जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली देख लिया है। तो इस तरीके से आप इंटायर डेटा फ्रेम में से जो है फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड और लास्ट के 5 रिकॉर्ड जो है आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो भाई ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हो चेक नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इन डेटा सेट। तो अगर आपको ये जानना है कि आपका जो डेटा फ्रेम है या फिर आपको जो CSV फाइल है या फिर आपके पास JSON फाइल है, कोई भी किसी भी एक्सटेंशन की फाइल है, किसी भी फॉर्मेट की फाइल है, तो उसके अगर आपको यहाँ पर रिकॉर्ड देखना मतलब आपकी जो एंट्रीज़ हैं उनको अगर आपको यहाँ पर देखना है कि आपके डेटा फ्रेम में कितने रॉज रहेंगे, कितने कॉलम्स रहेंगे, तो उस सिचुएशन में जो है आपको यहाँ पर पाइथन के शेप मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। और ये शेप मेथड जो है ये आपको बताएगा कि आपके डेटा फ्रेम के अंदर या आपके डेटा सेट के अंदर कितने रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो अभी जो है हम लोग इसको भी यहाँ पर रन कर लेते हैं और देखते हैं। तो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर टोटल 5322 जो है यहाँ पर रॉज हैं और 6 कॉलम्स हैं। तो इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो आपको पास पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हो, ये इंडिकेट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास रॉस को, और ये जो सेकंड नंबर आप देख रहे हो 6, ये हमारे पास बता रहे हैं यहाँ पर कॉलम्स को। तो इस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज नहीं होगा कि नंबर की फॉर्म में हमें कैसे पता चलेगा कि रॉस कौन सी है, कॉलम्स कौन से हैं। तो ये सिंपली पुट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये जो पहला नंबर आपको दिख रहा है 5322, ये हमारे पास बता रहा है यहाँ पर रॉस को, और ये जो दूसरा कॉलम है 6 बेसिकली दूसरा नंबर है, ये हमें बता रहे हैं यहाँ पर कॉलम्स को। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर रॉज और कॉलम्स को भी देख लिया। तो हमारे डेटा फ्रेम में यहाँ पर 5322 रॉज हैं और 6 कॉलम्स जो हैं वो हमारे यहाँ पर डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर शेप मेथड के थ्रू जो है यहाँ पर हमने अपने डेटा सेट के अंदर रॉज और कॉलम्स को भी जो है सक्सेसफुली यहाँ पर देख लिया है। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर टाइम है कुछ इन्फॉर्मेशन को लेने का। तो अगर आपको अपने डेटा सेट के बारे में या फिर अपने डेटा फ्रेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर पाइथन के इन्फो मेथड को यूज़ करोगे और उससे जो है आप यहाँ पर जान सकते हो आपके डेटा सेट या फिर डेटा फ्रेम की इन्फॉर्मेशन को। तो इस तरीके से आप यहाँ सिंपली दे दोगे सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल जिसमें आपने डेटा सेट को स्टोर करवाया उसका नाम, और उसके बाद में आप यहाँ पर .info मेथड को यूज़ करोगे और इन्फो मेथड या फिर इन्फो फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर बता देगा आपके कंप्लीट डेटा की इन्फॉर्मेशन। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे डेटा की क्या इन्फॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। तो भाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि हमें जो है इसने यहाँ पर बहुत अपने डेटा के रिगार्डिंग जो है या फिर जो हमारा डेटा था उसके रिगार्डिंग जो है हमें इसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हमारे जो डेटा है उसमें कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर नल हैं, कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर नॉन नल है, और उसने जो है साथ साथ हमें डेटा टाइप भी बता दी कि हमारा जो यहाँ पर नेम वाला कॉलम है वो ऑब्जेक्ट यानी कि वो कैटेगोरिकल कॉलम है, और जो आपके पास यहाँ पर रेटिंग वाला कॉलम है वो न्यूमेरिकल या फिर जो है आपके पास यहाँ पर फ्लोट वाला कॉलम है। तो इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम और न्यूमेरिकल कॉलम भी जो है इसने हमें प्रोवाइड कर दिया है, और हमें अपने डेटा के सेट के बारे में जो है कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है इसने प्रोवाइड कर दी, और हमें साथ साथ ये भी बता दिया कि हमारे जो कॉलम्स रहेंगे उनमें कितनी नल वैल्यूज़ हैं और हमारे कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनकी डेटा टाइप क्या है। तो इस तरीके से भाई हमें ये चीज़ भी जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई, और हमने जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने डेटा सेट के बारे में यहाँ पर इसी इन्फो फंक्शन या फिर इन्फो मेथड से जो है यहाँ पर हमने निकाल ली। उसके बाद में भाई हमारे पास यहाँ पर आता है
यहाँ पर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को चेक करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल गया था कि भाई डेटा टाइप जो है वो बेसिकली यहाँ पर क्या है, किस जो कॉलम है उनके नाम के आगे जो है उनकी डेटा टाइप यहाँ पर लिखी है। जो आपके पास नेम वाला कॉलम है उसके आगे आपके पास यहाँ पर डेटा टाइप लिखी है ऑब्जेक्ट, और जो आपके पास यहाँ पर रेटिंग वाला कॉलम है उसके सामने जो है उसकी यहाँ पर डेटा टाइप लिखी है जो कि है न्यूमेरिक। और इसी तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस चीज़ को भी देख लिया। लेकिन अभी हम लोग जो है इंडिविजुअली यहाँ पर डेटा टाइप्स को देखेंगे, और डेटा टाइप्स को देखने के बाद में हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं और कितने कैटेगोरिकल कॉलम्स प्रेजेंट हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं, और भाई जैसे ही मैंने इसको रन किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर कॉलम के नाम के आगे, मतलब जिस नेम के आगे आपके पास जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर जो भी आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट होगा, वो टेक्स्ट बताएगा कि उस टाइप का डेटा जो है आपके उस कॉलम के अंदर उस वैल्यूज़ में प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास यहाँ पर नेम वाला कॉलम मैंने आपको ऊपर डेटा सेट में दिखाया था, अगर आपको यहाँ पर देखा, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर नेम वाला कॉलम है, और ये नेम वाला कॉलम जो है ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू। तो आप यहाँ देख रहे हो ये हमें बता रहा है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का मतलब है कैटेगरी या फिर कैटेगोरिकल वैल्यूज़ इसमें प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो हमारा नेम वाला कॉलम था इसमें कैटेगोरिकल वैल्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट है, यानी कि नेम्स इसके अंदर जो है हमारे पास प्रेजेंट है, और नेम्स में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से हमें इसने बता दिया कि भाई हमारा जो पहला वाला जो कॉलम है या फिर कॉलम नेम के आगे उसने उस कॉलम के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ की डेटा टाइप भी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद दूसरा वाला कॉलम जो आ गया वो आ गया रेटिंग का, और इसने हमें बता दिया फ्लोट, यानी कि ये जो कॉलम है ये न्यूमेरिकल कॉलम है, इसमें हमारे पास यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो यहाँ आप ये देख रहे हो कि हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ प्रेजेंट है, और फ्लोटिंग वैल्यूज़ उन वैल्यूज़ को कहते हैं जिनके बीच में डेसिमल पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो वो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हो सारे कॉलम्स के सामने जो है उनकी डेटा टाइप्स यहाँ पर हमारे सामने जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर जो है वो डेटा टाइप को भी यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली चेक कर लिया, और हम लोग जो है पाइथन के अंदर डी टाइप्स यानी कि डेटा टाइप्स वाला जो हमारे पास यहाँ पर मेथड था उसके थ्रू हमने यहाँ पर कंप्लीट अपने कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट वैल्यूज़ की डेटा टाइप को भी सक्सेसफुली चेक कर लिया। तो उसके बाद अभी हमारे पास यहाँ पर आता है मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को चेक करने का। तो सबसे पहले भाई हमारे पास यहाँ पर आएगा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को चेक करने का। तो भाई अगर आपको ये जानना है कि आपके डेटा फ्रेम में या फिर आपके जो डेटा सेट है उसके अंदर कोई मिनिमम वैल्यू रहेगी या फिर कोई मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, अगर ये चीज़ आपको यहाँ पर पता करनी है, या फिर आपको ये जानना है कि आपके डेटा सेट के अंदर कौन सी वैल्यू मिनिमम है और कितनी वैल्यू मैक्सिमम है, तो इस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर पाइथन के मिनिमम फंक्शन को यूज़ करोगे, और इसको यूज़ करने का बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका जो कंप्लीट डेटा सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, फिर कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वो इजीली पता चल जाएंगी कि कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर मिनिमम है और कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पर मैक्सिमम है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर मिनिमम वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अपने डेटा सेट या फिर डेटा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया उसका नाम, और उसके बाद में हमने जो है यहाँ पर दे देना है मिनिमम फंक्शन, यानी कि मिन का मतलब है मिनिमम। तो मिनिमम जो है हम यहाँ पर देंगे मिनिमम फंक्शन, उसके बाद हमें राउंड ब्रेसेस देने पड़ेंगे, और उसके बाद में जो है हम करते हैं अभी इसको रन। और रन करने के बाद जैसे हमने इसको यहाँ पर कर लिया तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर रेटिंग वाला कॉलम जो है उसमें हमारे पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। और इस तरीके से जो है कि हमें इसने बता दिया कि भाई आपके जो कॉलम्स हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू या फिर सबसे कम वैल्यू कौन सी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर मिनिमम फंक्शन या फिर मिनिमम मेथड के थ्रू जो है हमने यहाँ पर पता लगा लिया कि हमारे डेटा सेट के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो भाई मिनिमम का तो हमें यहाँ पर पता चल गया, अभी टाइम है यहाँ पर मैक्सिमम को देखने का। और मैक्सिमम को देखने के लिए अभी हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है यहाँ पर चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम फंक्शन को। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है यहाँ पर जिस तरीके से मिनिमम फंक्शन यूज़ किया था उसी तरीके से अभी यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक्सिमम फंक्शन को। और मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है सबसे पहले अपने डेटा ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया जो कि है df, और उसके बाद में मैंने यूज़ किया है मैक्स फंक्शन को। और मैक्स फंक्शन जो है मुझे बताएगा मेरे डेटा फ्रेम में किस कॉलम के अंदर है, फिर ओवरऑल इंटायर डेटा फ्रेम में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी है, वो वैल्यू जो है मुझे यहाँ पर ये बता देगा। तो अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें सबसे बड़ी वैल्यूज़ यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है। तो भाई हमने यहाँ पर रन किया इसको, और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो सबसे बड़ी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास यहाँ पर रेटिंग वाले कॉलम में जो कि है 5, और हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल रेटेड जो कि है वो है हमारे पास यहाँ पर 1000। तो ये हो गई भाई हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमारे पूरे इंटायर डेटा फ्रेम में जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल गई हैं।
और ये तो हमारे पास बात हो गई थी यहाँ पर डेटा फ्रेम की, मतलब हमने ये जो है ये इंटायर डेटा फ्रेम के बारे में जो है हमने यहाँ पर बात करी है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप कॉलम वाइज भी जो है स्पेसिफिकली देख सकते हो कि हमारे पास जो यहाँ पर कॉलम्स रहेंगे उनके अंदर किस तरीके से हमारे पास मिनिमम वैल्यूज़ रहेंगी किन कॉलम के अंदर, और किन कॉलम के अंदर जो है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज़ प्रेजेंट रहेगी। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज़ भी जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं और किस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इस चीज़ को भी देख लिया। उसके बाद भाई हमारे पास पाइथन के अंदर एक और इनबिल्ट फंक्शन आता है जो कि होता है डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब जो है वो बेसिकली हमें बताता है यहाँ पर परसेंटाइल्स के बारे में। परसेंटाइल्स बारे में मतलब ये कि आपके पास 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मतलब अगर आपका डेटा जो है स्टैटिस्टिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए आपको परसेंटाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो है रेंज पता चल जाएगी इस वाले फंक्शन के थ्रू। तो अगर आपको यहाँ पर मिनिमम जो देखना है आपको, या फिर मैक्सिमम वैल्यू देखना है, या फिर मीन देखना है, मीडियन देखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, ये सारे स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को देखना है, तो उस सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर यूज़ करोगे यहाँ पर डिस्क्राइब फंक्शन को। और डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो आपको ये सारे पैरामीटर्स किन किन तरीके से आपको जो है यहाँ पर वैल्यूज़ आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, रेंज जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर df.describe फंक्शन को यूज़ करेंगे और ये जो है ये हमें यहाँ पर मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें जो है ये जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं इसके बारे में हमें जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे रिजल्ट को। तो भाई जैसे हमने यहाँ पर इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके का आया, और हमारे पास जो दो न्यूमेरिक कॉलम्स थे, एक था हमारे पास यहाँ पर रेटिंग और दूसरा था नंबर ऑफ पीपल रेटेड। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर रेटिंग वाला कॉलम है जो कि न्यूमेरिकल कॉलम है, और ये आपको यहाँ पर दिखा रहा है मैक्सिमम वैल्यू, फिर आपको दिखा रहा है 75 परसेंटाइल, फिर आपको दिखा रहा है यहाँ पर 50 परसेंटाइल, फिर 25 परसेंटाइल, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और काउंट। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जो मैक्सिमम रेटिंग है, मतलब आपके पास जो आपका ऐप रहेगा उसके अंदर मैक्सिमम रेटिंग कितनी है 5.0, उसके बाद 75% है, तो उस मैक्सिमम में से 75 परसेंटाइल कितनी है आपके पास, वो है 4.5, उसके बाद 50 परसेंटाइल 4.0, उसके बाद 25 परसेंटाइल जो कि 3.0 है, उसके बाद मिनिमम कितनी है, तो मैक्सिमम आप देख रहे हो 5 है और मिनिमम है 1। तो उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहा है और मीन भी जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अपने इस कॉलम के लिहाज से जो है वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपको जो है इसने स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स को जो है सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली ड्राइव करके आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। तो डिस्क्राइब फंक्शन बेसिकली आपको परसेंटाइल्स बताता है और उस के थ्रू जो है आप यहाँ पर एनालिसिस जो है वो बड़े ही आराम से कर सकते हो, और आपको ये भी पता चल जाता है कि किस तरीके से आपका जो यहाँ पर डेटा है वो किन किन तरीके से किस रेंज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई भाई हमारे पास यहाँ पर डिस्क्राइब की बात, और डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो परसेंटाइल के बारे में बताता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अभी टाइम है यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, नेम्स को चेक करने का। तो अभी जो है अगर मान लो कि आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं और वो कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर आपके पास हाइड हो गए हैं, या फिर आपके पास जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कॉलम्स के नाम्स जो हैं वो आपको यहाँ पर नहीं पता, मान लो आपके पास 100 कॉलम्स हो सकते हैं, फिर मान लो आपके पास 50 कॉलम हो सकते हैं, तो वो कंप्लीट कॉलम जो है वो आपकी कंप्लीट स्क्रीन को जो वो यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर फोर लूप को यूज़ करोगे, और फोर लूप जो है वो आपको कंप्लीट जितने भी आपके कॉलम्स रहेंगे उनके नाम जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर यही काम किया है, मैंने यहाँ पर फोर लूप को यूज़ किया और मैंने यहाँ पर लिखा फॉर कॉल इन df.columns, उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया इस वाले जो आपके पास मेरे पास ये जो कॉलम्स था इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और ये जो है जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा ये तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक मेरे सारे कॉलम्स के नाम आ नहीं जाते। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 कॉलम है और 10 में से सिर्फ ये 5 के नाम दिखाएगा, 5 को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। अगर 10 कॉलम है तो ये तब तक इंक्रीमेंट होगा जब तक 10वां कॉलम भी प्रिंट नहीं हो जाता, तो उसके बाद में ये रुक जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग करते हैं इसको रन और देखते हैं हमारे सारे कॉलम के नाम। तो भाई हमने जैसे इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है सारे कॉलम्स के नाम जो कि हमारे पास यहाँ पर डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है वो सारे जो है यहाँ पर आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास नेम है, रेटिंग है, नंबर ऑफ़ पीपल रेटेड है, कैटेगरी, डेट और प्राइस वाला कॉलम जो है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 कॉलम्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसने जो है हमें 6 कॉलम्स के जो नाम है वो इसने हमें प्रोवाइड यहाँ पर कर दिए हैं। तो इस तरीके से फॉर लूप के थ्रू बड़े ही आराम से आप जो है यहाँ पर इस काम को कर सकते हो, मतलब सारे कॉलम्स के नाम जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ताकि आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जब आप कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद में भाई हम लोग आ जाते हैं नीचे, और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं
कि नल वैल्यूज़, यानी कि अभी अगर आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपके डेटा फ्रेम में कोई नल वैल्यू तो नहीं है, मतलब आपका डेटा फ्रेम के अंदर हो सकता है कि आपका डेटा फ्रेम के अंदर जो है वो कुछ वैल्यू अनइम्प्यूटेड हो। अगर कोई वैल्यू अनइम्प्यूटेड है या फिर नल है तो ऐसी सिचुएशन में जो है आप यहाँ पर सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें हमने डेटा फ्रेम को स्टोर करवाया है, उसके बाद में आप यहाँ पर इस नल फंक्शन को यूज़ करोगे। और इस नल फंक्शन का मतलब ये है कि ये जो है ये आपको वो वैल्यूज़ दिखाएगा जो या फिर वो कॉलम्स या फिर वो रॉज दिखाएगा जहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर नल रहेंगी। तो आप यहाँ देख रहे हो df डॉट इज नल, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा डॉट सम। तो सम का मतलब ये है कि ये जो है ये आपको कंबाइन करके दे देगा सारी नल वैल्यूज़ और बताएगा आपके एक कॉलम को। यानी कि अभी हम लोग जान रहे हैं इंटायर डेटा फ्रेम के बारे में, अभी हम लोग यहाँ पर कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिकली जो है कॉलम के बारे में नहीं जान रहे हैं। अभी हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट मतलब जितना भी हमारा डेटा सेट है उस पूरे डेटा सेट के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ हैं अभी हम लोग उसके बारे में जान रहे हैं। तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली किसी एक कॉलम को यहाँ पर टारगेट नहीं कर रहे, किसी एक कॉलम को जो है अभी हम लोग यहाँ पर नहीं ले रहे कि सिर्फ उसी के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ है वो हम पता करें। अभी हम लोग जान रहे हैं पूरे डेटा के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद मुझे इस नल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद राउंड ब्रेसेस एंड देन उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा सम फंक्शन को। और ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे दे देगा कंप्लीट मेरे नल वैल्यूज़ का सम, यानी कि मेरे पास कितनी वैल्यूज़ रहेंगी, नल वैल्यूज़ कितनी रहेंगी मेरे डेटा फ्रेम में या मेरे डेटा सेट में, तो वो जो है ये मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं और भाई जैसे ही हमने इसको रन किया आप यहाँ देख रहे हो कॉलम नेम के आगे उसके अंदर कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है या फिर कितनी वैल्यूज़ नल है वो ये प्रोवाइड कर रहा है। तो आप ये देख रहे हो नेम वाला जो कॉलम है उसमें हमारे पास एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर अनइम्प्यूटेड है। और आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि हमारे पास जो यहाँ पर नेम वाला कॉलम है उसमें आप यहाँ देखो अगर तो हमारे पास जो है एक ये जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ दिख रही है ये हमारे पास यहाँ पर नल है। यहाँ पर यहाँ देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर देख रहे हो ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो कि एक नल वैल्यू है। आप यहाँ देख रहे हो सभी के अंदर जो है इसके अंदर नल वैल्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर इस चीज़ को हमने देखा और यहाँ पर आप देखो अगर तो हमारे पास ये बता रहा है कि नेम वाला जो आपका कॉलम है उसमें एक वैल्यू मिसिंग है। तो जो 1 देख रहे हो कोई भी अगर यहाँ पर नंबर होता मतलब अगर मान लो यहाँ पर 100 होता तो इसका मतलब ये है कि जो ये जो कॉलम है मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ये लेफ्ट साइड पे आपके कॉलम का नाम है और ये जो राइट साइड पे आप देख रहे हो ये वो काउंट है कि कितनी वैल्यू मिसिंग है इस वाले कॉलम में। यानी कि ये जो मेरा कॉलम है इसका नाम है नेम और नेम वाले कॉलम में इसने मुझे बता दिया यहाँ पर काउंट्स कि भाई मेरा जो नेम वाला कॉलम है उसमें कितनी वैल्यू कितनी वैल्यू नल है, तो यानी कि कितनी वैल्यूज़ मेरे पास मिसिंग है। तो आप यहाँ देख रहे हो इसने बताया कि भाई आपके पास जो है एक वैल्यू यहाँ पर नल है, यानी कि एक वैल्यू जो है वो प्रॉपर्ली यहाँ पर फिल नहीं हुई हुई वो अनफिल्ड है। उसी तरह आप यहाँ देख रहे हो रेटिंग वाला जो कॉलम है उसके आगे भी मेरे पास यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और ये नंबर भी मुझे यही बता रहा है कि भाई जो आपका रेटिंग वाला कॉलम है उसके अंदर भी जो है आपके पास एक वैल्यू मिसिंग है। उसी तरीके से नंबर ऑफ पीपल रेटेड, तो इसके आगे जीरो। अब ये जीरो का क्या मतलब है? अब यार ये जीरो का मतलब ये है कि ये जो कॉलम है इसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो है वो मिसिंग नहीं, यानी कि कोई भी वैल्यू नल नहीं है। पूरा का पूरा जो आपका यह कॉलम है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली यहाँ पर फिल हुआ है और एकदम प्रिसाइजली फिल हुआ है। और आप यहाँ अगर कैटेगरी को देखो तो कैटेगरी में भी जो आपके पास एक वैल्यू मिसिंग है, डेट में भी एक वैल्यू मिसिंग है और प्राइस में भी जो है वो एक वैल्यू मिसिंग है। तो डिपेंड करता है, अब इसके अंदर एक एक वैल्यू मिसिंग है। हो सकता है आपके पास बहुत ही ज़्यादा अनटाइडी डेटा हो तो उसके अंदर जो है आपके पास मान लो कि कॉलम के अंदर जो है वो यहाँ पर 15 वैल्यू भी मिसिंग हो सकती है, 18 वैल्यू भी मिसिंग हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। तो मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर सिर्फ 1 यानी कि एक एक वैल्यूज़ जो है इन कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट है जिनके आगे ये वैल्यूज़ के यहाँ पर काउंट्स लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो है आपके पास हो सकता है कोई और डेटा हो जिसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हो। तो इस तरीके से भाई हमने जो है इस चीज़ का यहाँ पर सक्सेसफुली पता लगा लिया कि कौन से कॉलम में कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर नल हैं या फिर यहाँ पर मिसिंग है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इस नल फंक्शन के थ्रू जो है ये काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में भाई अभी हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे स्पेसिफिक कॉलम के लिहाज से। तो अभी जो है ये वाली अगर चीज़ आप देखो तो इसके अंदर हमने जो है वो इंटायर डेटा सेट के लिए काम की थी, यानी कि डेटा सेट के लिए बात की थी कि डेटा सेट के अंदर कंप्लीट डेटा सेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर मिसिंग रहेंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर हम लोग स्पेसिफिकली कॉलम के लिहाज से बात कर रहे हैं कि भाई मुझे अगर जानना है कि सिर्फ प्राइस वाला जो कॉलम है उसमें कितनी नल वैल्यू है, सिर्फ मुझे ये बताओ, मुझे पूरे डेटा सेट से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ प्राइस वाला जो कॉलम है
उसके अंदर कितनी नल वैल्यू है, उसके अंदर कितनी अनइम्प्यूटेड वैल्यूज़ हैं, वो मुझे आप यहाँ पर बता दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सबसे पहले अपने डेटा ऑब्जेक्ट का नाम, और उसके बाद में मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर उस कॉलम का नाम जिसके अंदर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उसके अंदर कितनी नल वैल्यू प्रेजेंट है। तो मैं प्राइस वाले कॉलम के लिए जानना चाह रहा हूँ। उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा इस नल फंक्शन को, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर सम करूँगा तो मुझे इसका काउंट्स मिल जाएगा कि इस वाले कॉलम में, सिर्फ इस वाले कॉलम में जो है कितनी नल वैल्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं और रन करते हैं कि कितनी नल वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास प्राइस वाला जो कॉलम है उसमें, इसमें भी आपको ये बता रहा था कि इसमें भी जो है आपके पास यहाँ पर प्राइस वाला जो कॉलम है उसमें एक वैल्यू मिसिंग थी, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर जो आपके पास प्राइस वाला कॉलम है इसमें आपके पास एक वैल्यू मिसिंग है, या फिर एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर जो है इंडिविजुअली भी जो है, या फिर हमने स्पेसिफिकली कॉलम वाइज भी जो है हमने यहाँ पर देखा, और इंटायर डेटा सेट के साथ हम नल वैल्यूज़ को किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि पूरे डेटा सेट में कितनी नल वैल्यूज़ हैं, और हम किस तरीके से ये भी पता लगा सकते हैं कि कॉलम्स के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ हैं। हमने दोनों तरीके जो है वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। उसके बाद भाई अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं नीचे, और अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास यहाँ पर आएगा चेक आर डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन इंटायर डेटा सेट। तो अभी अगर आप यहाँ देखो तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब पूरे कंप्लीट इंटायर जो डेटा सेट है उसमें हमारे पास कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ रहेंगी, वो चीज़ अभी हमें यहाँ पर जाननी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले अपने डेटा ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें हमने अपने डेटा सेट को स्टोर करवाया, उसके बाद जिसका नाम है DF बेसिकली। तो उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डुप्लीकेटेड, और उसके बाद जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सम। तो अभी अगर आप यहाँ देखो डुप्लीकेटेड, तो डुप्लीकेटेड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, वो आपको जितना भी आपके डेटा सेट के अंदर डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ हैं उनके नंबर्स आपको प्रोवाइड कर देगा। यानी कि मान लो अगर आपके डेटा सेट के अंदर टोटल वैल्यूज़ हैं 1000, और 1000 में से 800 वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट्स हैं, और 200 जो हैं वो यूनिक वैल्यूज़ हैं। तो इस तरीके से जो हमें काउंट्स दे देगा नंबर की फॉर्म में। और अभी हम लोग ने यहाँ पर लिखा DF डॉट डुप्लीकेटेड, उसके बाद हमने दिखा सम। तो इस सम का मतलब यही है कि आप जो है ये सारे कॉलम्स के जितने भी डुप्लीकेटेड हैं उन सब की वैल्यूज़ को सम करके टोटल बता दोगे कि टोटल पूरे डेटा फ्रेम में कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेटेड हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे कंप्लीट डेटा सेट में कितनी वैल्यूज़ मिसिंग है। तो भाई आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास इसने जीरो को यहाँ पर जो है वो रिटर्न किया, और जीरो का मतलब ये है कि हमारा जो इंटायर डेटा सेट है या फिर हमारा जो कंप्लीट डेटा सेट है उसमें यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ मिसिंग नहीं है, कोई भी वैल्यूज़ बेसिकली डुप्लीकेट नहीं है। मिसिंग तो है, डुप्लीकेट नहीं है। तो हमारे पास इसने बता दिया कि भाई DF डॉट डुप्लीकेटेड, उसके बाद हमने लिखा सम। तो इसने हमें बताया कि भाई आपके जो डेटा सेट है या फिर आपका जो डेटा फ्रेम है, इंटायर डेटा फ्रेम है, सारे कॉलम्स के अंदर कोई भी वैल्यू जो है डुप्लीकेट नहीं है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पर यूनिक है। उसके बाद में ये चीज़ हमें यहाँ पर इजीली पता चल गई, इसने हमें जीरो रिटर्न किया, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे जो पूरे डेटा सेट है या फिर हमारा जो पूरा डेटा फ्रेम है उसमें कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। तो ये तो भाई हमें इजीली आसानी से जो है यहाँ पर मालूम चल गया। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, चेक द डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन स्पेसिफिक कॉलम। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्पेसिफिक कॉलम। तो अभी मैंने जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि भाई किस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट जो नल वैल्यूज़ हैं, पहले हमने देखा कि इंटायर डेटा सेट में कितनी नल वैल्यूज़ हैं, उसके बाद हमने कॉलम वाइज यानी कि स्पेसिफिकली इंडिविजुअली जो हमने सिर्फ कॉलम्स को देखा कि हमारे पास कॉलम्स में जो है वो कितनी यहाँ पर वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, और हमने कॉलम्स के लिहाज से भी जो है वो हमने यहाँ पर चीज़ को देखा, और कॉलम के लिहाज से भी जो हमें यहाँ पर पता चल गया कि कितनी वैल्यूज़ उस कॉलम के अंदर नल थी। इसी तरीके से अभी डुप्लीकेट के लिए भी हमें यही काम करना है कि डुप्लीकेट के अंदर भी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग जो है सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर डुप्लीकेटेड फंक्शन को यूज़ करेंगे, और उसके बाद में जो है सम को यूज़ करेंगे, सम फंक्शन को, और ये हमें बता देगा कि आपके इंटायर या फिर कंप्लीट डेटा सेट में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट है या फिर नहीं। अगर इसने जीरो रिटर्न किया इसका मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो है वो डुप्लीकेट नहीं है पूरे डेटा सेट में। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं इंडिविजुअल, यानी कि अभी कॉलम वाइज जान रहे हैं कि भाई कॉलम के अंदर ये जो रेटिंग वाला कॉलम है इसमें कोई डुप्लीकेटेड वैल्यू है या फिर नहीं। अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आप हमेशा याद रखना कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर हमारे कॉलम के अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है तो ये कोई कंफर्म बात नहीं है कि उसके अंदर कंप्लीट यूनिक वैल्यूज़ रहेंगी, मतलब सारी वैल्यूज़ अलग अलग रहेंगी एक दूसरे से। हो सकता है कि वो फिल तो है लेकिन उसके अंदर ज़्यादातर जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट हों। मतलब मान लो ऐसे कॉलम जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ के चांसेस काफ़ी होते हैं, जैसे एज हो गई, जैसे आपके पास मान लो कि आपके पास जो यहाँ पर जेंडर है वो हो गया, जैसे आपके पास और बहुत से कॉलम्स हैं वो हो गए। तो इस तरीके से जो है आपके पास आपको ये नहीं सोचना कि यार आपका जो कॉलम है वो यहाँ पर फिल है तो इसका मतलब उसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ ही रहेंगी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी रहेंगी, डुप्लीकेट प्लस यूनिक वैल्यूज़ रहेंगी, तभी जो है वो कॉलम फिल हुआ है। पूरी यूनिक वैल्यूज़ से वो कॉलम्स कभी भी फिल नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो है
आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना। उसके बाद में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर इंडिविजुअली जो भी हम लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें ये क्या बता रहा है, इसके अंदर ये हमें बता रहा है कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पर रेटिंग वाला जो कॉलम है, हमें बताओ कि उसके अंदर कितनी डुप्लीकेट वैल्यू है। अभी ऊपर अगर आपने देखा तो ऊपर तो हमने इंटायर डेटा फ्रेम यानी कि जितना भी हमारा कंप्लीट डेटा सेट था उसमें हमने जाना कि उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या फिर नहीं, तो इसने हमें बताया कि भाई पूरे डेटा सेट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो अभी ये चेक करने के लिए कि भाई कितना ये हमें सच बता रहा है, उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल कॉलम को चेक कर रहे हैं, मतलब सिर्फ रेटिंग वाले कॉलम को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। उसमें हम लोग सिर्फ उसमें चेक कर रहे हैं कि सिर्फ रेटिंग वाले कॉलम में कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या फिर नहीं। तो अभी हम लोग उसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या आता है। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो हमारे पास कंप्लीट जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर देखने को मिल गई कि हमारे पास जो है यहाँ पर 5312 जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ है बेसिकली वो यहाँ पर इस वाले कॉलम के अंदर या फिर जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट जो आपका ये कॉलम है रेटिंग वाला, इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर यूनिक रहेगी, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ वहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ की, तो वो आपके पास यहाँ पर डुप्लीकेट्स हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसने रिटर्न कर दिया 5312 जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपके पास जो है वो डुप्लीकेट नहीं है। तो इसने डुप्लीकेट वैल्यू का जो समय यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, मतलब सारी वैल्यूज़ को प्लस करके इसने जो हमें यहाँ पर बता दिया कि टोटल डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पर कितनी रहने वाली हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं काउंट्स। तो अभी हम लोग यहाँ पर नल वैल्यूज़ के काउंट्स देखेंगे, यानी कि ये कि अभी हम लोग ये जो प्राइस वाला कॉलम है, इस प्राइस वाले कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, या फिर ये जो आपके पास यहाँ पर प्राइस वाला कॉलम है इसमें कितनी नल वैल्यूज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसके अंदर हमें पता चलेगा कि कितनी नल वैल्यूज़ थी इस प्राइस वाले कॉलम में जो कि इसको इनकंसिस्टेंट बना रही थी। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। तो अभी हमने यहाँ पर इसको रन किया और आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास इसने यहाँ पर 0 रिटर्न किया। इसका मतलब ये है कि इसमें भी जो है कोई भी नल वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अब नल वैल्यू प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसके अंदर हो सकता है कि डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ भी प्रेजेंट हो और यूनिक वैल्यूज़ भी प्रेजेंट हो, उन सभी को मिला के इस कॉलम को यहाँ पर फिल किया गया हो। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसने भी हमें 0 रिटर्न किया। तो फिलहाल के लिए अभी आप सिर्फ ये कंसीडर करके चलो कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर प्राइस वाला कॉलम है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर नल नहीं है, फिर कोई भी वैल्यू जो है अनइम्प्यूटेड नहीं है, सारी वैल्यूज़ प्रॉपर्ली इम्प्यूटेड हैं और इम्प्यूटेड वैल्यूज़ जो हैं वो हमें ये 0 बता रहा है कि सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर इम्प्यूटेड है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नल नहीं है। उसके बाद में भाई अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देखो अगर तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है चेक अकाउंट्स ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन कॉलम्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास अभी हम लोग काउंट चेक कर रहे हैं, तो अभी हम लोग डुप्लीकेट्स का काउंट चेक कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अगर ऊपर देखें तो ऊपर हमने ये देखा था कि भाई प्राइस वाले कॉलम में नल वैल्यूज़ के काउंट्स कितने हैं, और अभी हम लोग यहाँ नीचे आएंगे और नीचे अभी हम लोग देखेंगे प्राइस वाले कॉलम के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ के काउंट्स कितने हैं, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ कितनी हैं, लेकिन ऊपर हमने चेक किया था कि नल वैल्यूज़ कितनी है। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट को कि हमारे पास ये क्या बताता है कि भाई प्राइस वाले कॉलम के अंदर कितने वैल्यूज़ ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेट हैं। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं और भाई जैसे हमने इसको यहाँ पर रन किया, आप यहाँ देख रहे हो 33 वैल्यू जो हैं वो प्राइस वाले कॉलम में डुप्लीकेट हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं वो हमें यहाँ पर इसने शो करवा दिया, यानी कि 33 वैल्यूज़ ऐसे हैं जो कि इस प्राइस वाले कॉलम में डुप्लीकेट हैं। तो इस तरीके से हमने सक्सेसफुली भाई यहाँ पर ये भी पता लगा लिया कि जो प्राइस वाला हमारा कॉलम था उसके अंदर टोटल वैल्यूज़ में से 33 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर डुप्लीकेट प्रेजेंट है। तो 33 वैल्यूज़ हमें बता दिया कि भाई इसने हमें बताया कि 33 वैल्यूज़ प्राइस वाले कॉलम में ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेटेड हैं, और ये हमें इसने बता दिया इस वाले फंक्शन के थ्रू। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर ये भी चीज़ देख ली और हमने डुप्लीकेट्स के काउंट्स भी जो है वो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली देख लिए है। अभी हमने यहाँ पर डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ और नल वैल्यूज़ को तो यहाँ पर चेक कर लिया। अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमें ये चेक करना है कि हमारा जो यहाँ पर कॉलम रहेगा उस कॉलम के अंदर यहाँ पर नन वैल्यूज़ कितनी है, मतलब वो वैल्यूज़ कितनी है जो कि डुप्लीकेट नहीं है, यानी कि वो वैल्यूज़ जो कि नॉन डुप्लीकेट्स हैं। तो उन वैल्यूज़ को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देना पड़ेगा यहाँ पर राउंड ब्रेसेस को, उसके बाद में हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा टिल्डा फंक्शन को। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो आपके पास वेव टाइप का एक जो आपके पास यहाँ पर सिंबल है, उस सिंबल को हम कहते हैं यहाँ पर टिल्डा फंक्शन। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो वेव टाइप का आपके पास फंक्शन है इसको बोलते हैं टिल्डा फंक्शन, और ये जो टिल्डा फंक्शन है इसके आगे लगेगा डेटा फ्रेम के या फिर ऑब्जेक्ट के, उसके बाद हम ये यूज़ करेंगे डॉट डुप्लीकेटेड, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना पड़ेगा डॉट सम फंक्शन को, और उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर कोई डुप्लीकेट या फिर नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं या फिर नहीं है।
तो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो मैंने कोई कॉलम का नाम नहीं दिया, बल्कि मैं इंटायर डेटा सेट के बारे में बात कर रहा हूँ कि पूरे इंटायर डेटा सेट में मुझे ये बताओ कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू, ऐसी वैल्यू बताओ जो कि डुप्लीकेट नहीं है। मतलब पूरे डेटा सेट में जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं है उनका मुझे काउंट चाहिए। मतलब वो वैल्यूज़ जो कि डुप्लीकेट नहीं है वो कितनी है वो मुझे तुम बता दो। तो इसने अभी हमें क्या करना है कि ये जो है ये अभी हमें बताएगा इस कोड के थ्रू। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको जो है वो रन करते हैं और अभी हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं इसके रिजल्ट को कि ये हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो भाई इसने हमें यहाँ पर बताया कि हमारे पास जो है 5322 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि हमारे पास नॉन डुप्लीकेट हैं, यानी कि वो वैल्यूज़ यहाँ पर उसका काउंट जो है हमें इसने बता दिया कि भाई हमारे पास इतनी वैल्यूज़ जो हैं वो नॉन डुप्लीकेट हैं, यानी कि डुप्लीकेट नहीं है। तो इस तरीके से भाई हमने सक्सेसफुली यहाँ पर नल वैल्यूज़, डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ और नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है सक्सेसफुली यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हमारे अलग अलग फंक्शंस के थ्रू। और हमें जो है यहाँ पर ईजिली ये चीज़ भी पता चल गई कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं और नॉन डुप्लीकेटेड को भी किस तरीके से देख सकते हैं अपने इंटायर डेटा फ्रेम में भी और कॉलम के अंदर भी। तो ये दोनों मेथड जो है मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे इम्प्यूट। तो इम्प्यूट करने के लिए अभी हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे थे कि हमारे पास जो कॉलम्स थे उनमें एक एक वैल्यू सभी के अंदर जो है वो यहाँ पर मिसिंग थी। तो अगर हमें उसको मैनुअली एक्सेल के अंदर फिल करना है तो एक वैल्यू को तो फिल करना आसान है, लेकिन मान लो कि अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ है, मतलब मान लो अगर आपको यहाँ पर 5000 वैल्यूज़ या फिर मान लो आपको 2000 वैल्यूज़ या फिर मान लो 1500 या फिर 5000 वैल्यूज़ जो हैं वो आपको अगर आपको यहाँ पर मैनुअली एक्सेल के अंदर कोई फिल करने को बोल दे तो आप जो है वो यहाँ पर ठंडे पड़ जाओगे, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपको बेसिकली टेंशन होगी कि यार इतनी सारी वैल्यूज़ मैं मैनुअली कैसे फिल कर सकता हूँ। लेकिन अगर पांडास लाइब्रेरी की बात करें तो पांडास के थ्रू जो है आप चुटकियों के अंदर जो है ये काम कर सकते हो और आप जो है इस चीज़ को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो और रिजल्ट भी जो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो मैंने लिखा है इम्प्यूट द नल वैल्यूज़ इन कॉलम्स। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर जो नल वैल्यूज़ हैं उनको इम्प्यूट करेंगे कॉलम्स के अंदर, और कॉलम्स के अंदर इम्प्यूट करने के बाद में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो है हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। तो अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये जो 4 कॉलम्स थे जिसमें नेम, रेटिंग, कैटेगरी, डेट और प्राइस। तो इसमें अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं अगर यहाँ पर पीछे लेके जाऊँ आपको तो अब यहाँ देख रहे हो नेम वाले कॉलम में एक वैल्यू मिसिंग थी, रेटिंग वाले कॉलम में एक वैल्यू नल थी, कैटेगरी वाले कॉलम में नल थी, डेट वाले कॉलम में नल थी, प्राइस वाले कॉलम में भी नल थी एक वैल्यू। तो अभी हम लोग इन्हीं कॉलम्स को जो है यहाँ पर फिल करेंगे, इनके अंदर एक एक वैल्यू जो कि मिसिंग थी उन एक एक वैल्यूज़ को जो है इनके अंदर फिल करेंगे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर डेटा ऑब्जेक्ट का नाम जिसमें मैंने अपने डेटा सेट को स्टोर करवाया है। उसके बाद मुझे लेना पड़ेंगे यहाँ पर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पर सिंगल कोट्स में दे रहा हूँ नेम, यानी कि उस कॉलम जो कॉलम है उसका नाम मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो कॉलम का नेम ऑब्वियसली नेम है तो मैं यहाँ पर दे दूंगा नेम, और उसके बाद में मुझे डॉट फिल एन ए फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो फिल एन ए यानी कि एन ए का मतलब है नॉट अवेलेबल, यानी कि एन ए वैल्यू जिस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था एन ए, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एन ए, तो एन ए का मतलब है नॉट अवेलेबल वैल्यू। तो नॉट अवेलेबल वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो कि नॉट अवेलेबल है उसको फिल करना है। तो इसका मतलब ये है कि डी एफ उसके बाद आपके कॉलम का नाम और उसके बाद डॉट फिल एन ए फंक्शन को यूज़ करोगे, और देन उसके बाद आप यहाँ पर वो वैल्यू दोगे जो कि आपको इम्प्यूट करनी है या फिर आपको उसके अंदर फिल करनी है। तो ये जो है ये आप सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू दोगे जो फिल करनी है। तो मैं जो है यहाँ पर कैटेगरी थी इसके अंदर, तो ये कैटेगोरिकल कॉलम है, तो मैंने जो है यहाँ पर नेम के अंदर म्यूजिक जो है वो प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर दिया इन प्लेस। तो इन प्लेस क्या करेगा, इन प्लेस का मतलब ये है कि जिस जगह से ये वैल्यू यहाँ पर जो है वो हटी हुई है, जिस जगह से वैल्यू मिसिंग है उसी जगह पे इस वैल्यू को इम्प्यूट करना, इसी जगह पे इस वैल्यू को जो है वो यहाँ पर जाके प्लेस करना या फिर मैप कर देना। तो अभी अगर यहाँ पर देखो तो आपके पास जो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ आपको देखने को मिल रही है, या आप अगर यहाँ डेटा सेट में देखो तो ये जो नेम वाला कॉलम है इस जगह से, मतलब कौन सी इंडेक्सिंग वैल्यू है 5321, ये है इसकी इंडेक्सिंग वैल्यू। इस इंडेक्स पे ये वैल्यू मिसिंग है। तो ये जो मैंने म्यूज़िक वाली जो मैंने वैल्यू दी है वो म्यूज़िक इसी जगह पे आके जो है वो यहाँ पर जो है वो बेसिकली मैप हो जाएगा या फिर जो है यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इन प्लेस बेसिकली ये काम करता है। इन प्लेस क्या करता है, इन प्लेस ये काम करता है कि भाई हमें जो है उस जगह पे वैल्यू चाहिए जहाँ से वैल्यू मिसिंग है, ऐसी जगह पे नहीं कि कहीं और इसने यहाँ पर जो है वो इम्प्यूट कर दी, उसी जगह पे जो है वैल्यू उसको इम्प्यूट करेगा। तो मैंने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू सेट किया, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर यही काम दूसरे सारे कॉलम्स के लिए भी कर रहा हूँ। तो सारे कॉलम्स के लिए काम सेम ही होना है,
सिर्फ आपको यहाँ पर वैल्यूज़ का ध्यान रखना है और कॉलम के लिहाज से आपको वैल्यूज़ देनी है। ऐसा नहीं कि आपने सब में सारे कॉलम्स के अंदर एक ही सेम वैल्यूज़ दे दी। पहले आपको डेटा सेट को देखना है, डेटा सेट के अंदर किन किन तरीके से वैल्यूज़, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ कॉलम कैटेगोरिकल है, कुछ कॉलम न्यूमेरिकल है, कुछ के अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं, कुछ के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ हैं और कुछ के अंदर कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं, किसी में डेट्स हैं, किसी में प्राइस है। ये सारे कॉलम्स जो हैं इनको ध्यान से पहले इनकी वैल्यूज़ को देखना है। ये काम आप कर सकते हो कि आप जो अपनी मर्ज़ी से वैल्यू को पुट कर सकते हो, लेकिन पुट करना है आपको उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल कॉलम और आपने कैटेगोरिकल वैल्यू जो इसमें आपने जो है वो फिल करके बैठ गए। ऐसा नहीं, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही फिल होगी। ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है और अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपका जो डेटा है वो सही से सक्सेसफुली यहाँ पर क्लीन भी हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर आते हो दूसरे वाले पे, तो अभी हमारा ये पहला वाला जो कॉलम था नेम वाला, इसके अंदर हमारे पास थी कैटेगरी, मतलब कैटेगोरिकल कॉलम था ये, और इसमें हमने कैटेगरी के अंदर एक वैल्यू मिसिंग थी। तो उस वैल्यू को जो है मैंने यहाँ पर म्यूज़िक का नाम दिया और म्यूज़िक जो है उसकी जगह पे जो वैल्यू मिसिंग थी उसको मैंने म्यूज़िक के जो है वो यहाँ पर नाम देके उसको मैंने इम्प्यूट कर दिया। उसके बाद कैटेगोरिकल हो गया। अब ये बात है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल के अंदर आप देख रहे हो कि रेटिंग, तो रेटिंग वाला कॉलम था उसमें भी एक वैल्यू मिसिंग थी। तो वैल्यू अगर आप यहाँ देखो मैंने फ्लोटिंग में दी, तो मैंने फ्लोटिंग में क्यों दी? मैं चाहता मैं कोई कैटेगरी वाली वैल्यू दे देता, मैं चाहता ए दे देता, मैं चाहता एफ दे देता, लेकिन मैंने फ्लोटिंग वैल्यूज़ क्यों दी? तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ कि मेरे पास ये जो आपके पास यहाँ पर रेटिंग वाला कॉलम है इसमें आप देख रहे हो फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं, सारी की सारी फ्लोटिंग वैल्यूज़ हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आपको यहाँ पर वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। बस आप कोई भी वैल्यू दे दो, लेकिन वो वैल्यूज़ पॉइंट्स में होनी चाहिए। मतलब आप दे रहे हो 50.3 दे रहे हो, 15.7 दे रहे हो, 18.9 दे रहे हो, कुछ भी वैल्यू दो, बस पॉइंट्स के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो आपका डेटा है वो इनकन्सिस्टेंट ना हो बल्कि कंसिस्टेंट रहे, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ के अंदर कैटेगोरिकल कॉलम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी और न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर कैटेगोरिकल वैल्यूज़ दे दी, तो ये काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा और डेटा जो है वो क्लीन होने की जगह बल्कि और ज़्यादा जो है वो यहाँ पर अनटाइडी से बल्कि अनटाइडी रहेगा, टाइडी नहीं हो जाएगा। सही है, ये चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर तीसरी है जो भी कैटेगोरिकल कॉलम है, तो आप यहाँ देख रहे हो डेवलपर टूल्स। तो इसके अंदर भी हमने देखो यहाँ पर डेवलपर टूल्स हैं, सारे की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर डेवलपर टूल्स से जो फिल हैं, तो मैंने भी जो है यहाँ पर डेवलपर टूल्स को जो है वो यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद हम यहाँ देखो डेट वाला, तो डेट आप कोई भी दे सकते हो, बट डेट का जो फॉर्मेट है ना वो इसी तरीके का होना चाहिए जिस तरीके से इसमें प्रीवियस वैल्यूज़ यहाँ पर फिल्ड हुई हुई हैं। ऐसा नहीं कि आपको डेट्स के अंदर स्लैश डाल दिया है या फिर डेट्स के अंदर आपने कॉमा लगा दिया, ये सीन नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो डेट है या जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। एक प्रॉपर ऑर्डर है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगा और डेटा जो है वो क्लीन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देनी है और इस तरीके से पुट करने के बाद में अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं और इस तरीके से हम यहाँ सारी वैल्यूज़ जो कि एक एक वैल्यू सारे कॉलम्स की तरह मिसिंग थी उसको अभी हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पर फिल कर देंगे। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको यहाँ पर रन किया, ये सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल हो चुकी हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग जो है इसको यहाँ पर एक दफ़ा के लिए थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल हैं या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर एक सेल लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक सेल लेता हूँ बिलो, और यहाँ पर अभी हम लोग एक वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो प्रॉपर्ली यहाँ पर फिल हुए हैं या नहीं हुए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा सबसे पहले अपने डेटा सेट का नाम या फिर डेटा ऑब्जेक्ट का नाम। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा इज़ नल फंक्शन और उसके बाद मुझे चाहिए सम। तो मैं लिखता हूँ सम और अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप यहाँ देखो तो आपके पास जो है वो सारे कॉलम प्रॉपर्ली हमने यहाँ पर फिल कर लिए। तो पहले आप यहाँ देख रहे थे कि हमारे पास नेम वाले कॉलम में भी एक वैल्यू मिसिंग थी, रेटिंग वाले कॉलम में भी एक वैल्यू मिसिंग थी, सिर्फ ये वाला जो कॉलम था नंबर ऑफ पीपल रेटेड, सिर्फ ये वाला फिल था, बाकी सारे कॉलम में एक एक वैल्यू जो है वो मिसिंग थी। लेकिन अभी आप देख रहे हो सारे कॉलम के आगे जीरो प्रेजेंट है, इसका मतलब जीरो इंडिकेट कर रहा है कि इस वाला जो कॉलम है उसके अंदर कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप इस वाले डेटा को यहाँ पर देखो तो इसके अंदर आपको यहाँ देख रहे हो 1 1 जो है सब में देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास सारे में जीरो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ पर करके बताया था कि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पर डेटा जो है वो क्लीन हुआ और किस तरीके से हम यहाँ पर वापस इसको देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा देता हूँ कि हम लोग ने जो इसको वेरीफाई यहाँ पर किया है ताकि हमें पता चल जाए कि हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या काम कर रहे थे। तो अभी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेरीफाई द कॉलम्स। तो अभी मैंने यहाँ पर दे दिया वेरीफाई द कॉलम्स।
उसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया दोबारा से। तो इस तरीके से जो है हमने सक्सेसफुली, आप देख रहे हो यहाँ पर फिल कर दिया वैल्यू को। अभी हमारे पास एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के आती है कि भाई हम लोग जो है वैल्यूज़ को ड्रॉप कर दें, लेकिन ड्रॉप करने से वैल्यूज़ को ये नुकसान होता है कि भाई ड्रॉप करने से जो है आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता बल्कि इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मतलब ये कि आपका डेटा जो है वो बैलेंस नहीं होता, इम्बैलेंस्ड होता है। और अगर आप इम्बैलेंस्ड डेटा पे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करोगे तो ऐसे में जो है आपके डेटा जो बेसिकली आपका मशीन है या फिर जो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो आपको रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब देगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्यूरेसी देगा, क्योंकि उसको डेटा ही जो है वो एकदम इनकंसिस्टेंट मिला है। वो डेटा जो है वो प्रॉपर फॉर्म में ही नहीं है, वो कंप्लीट क्लीन ही नहीं है। तो ऐसे में अगर डेटा ही सही नहीं है तो फिर जब डेटा ही सही नहीं है तो फिर आपका जो कंप्लीट बेसिकली जो आपका रिजल्ट है वो भी एकदम ख़राब आएगा। तो इस सिचुएशन में जो है मैंने इसलिए यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल किया। मैं अगर चाहता तो मैं यहाँ पर ड्रॉप भी कर सकता, लेकिन मैंने ड्रॉप नहीं किया, ये सोच के कि मेरे पास जो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं मैं उसको फिल करूँगा तो मेरा डेटा जो है वो यहाँ पर कंसिस्टेंट रहेगा, इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। और इम्बैलेंस्ड अगर हो गया तो फिर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्यूरेसी आएगी। अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो डेटा जो है वो प्रॉपर टाइडी फॉर्मेट में करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो भाई इस तरीके से हमने फिल तो सारे कॉलम्स को कर दिया और वेरीफाई भी सारे कॉलम्स को कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम है यहाँ पर इस चीज़ को देखने का। तो आप यहाँ देख रहे हो लोड सेकंड डेटा फॉर क्लीनिंग। तो अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट डेटा को जो क्लीन कर लिया, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे वाले डेटा सेट को। मतलब अभी जो है हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को ड्रॉप भी करेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें ड्रॉप नहीं की। तो लेकिन मुझे दूसरा डेटा सेट लोड करना था ताकि आप लोगों को जो और सही तरीके से समझ में आ सके कि एग्जैक्टली इस डेटा क्लीनिंग के अंदर हो रहा क्या है। तो अभी आप यहाँ देखो, अगर तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेकंड डेटा। तो सेकंड डेटा हम लोग क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसको भी हम लोग df2 यानी कि हमारा सेकंड डेटा है तो उसको हमने df2 नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर लोड करवाया है। और मेरा डेटा फाइल का जो नाम, मेरी जो CSV फाइल है उसका नाम है data.csv और मैंने इसको यहाँ पर पास कर दिया। और पांडास लाइब्रेरी के थ्रू मैं इसको रीड करवा रहा हूँ pd, जो कि पांडा का एलियस है। उसके बाद मेरे पास रीड फंक्शन है पांडास के अंदर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ pd.read_csv और उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पर अपने डेटा का एक्सटेंशन दे दिया जो कि है CSV। उसके बाद में अभी जो है हम लोग उसको यहाँ पर रन करते हैं, उसको लोड करते हैं। तो मैंने इसको लोड करके स्टोर करवाया एक नए ऑब्जेक्ट में जिसको मैंने df2 का नाम दिया, लेकिन जो मेरा पहला डेटा था उसको मैंने df वाले नाम के जो ऑब्जेक्ट था उसमें मैंने इसको स्टोर करवाया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग उसको रन करते हैं और हमारे डेटा सेट को यहाँ पर लोड कर लेते हैं। तो भाई जैसे मैंने उसको यहाँ पर रन किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। और अभी जो है इसके भी हम लोग फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी जो है वो यहाँ पर देखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरीके से इसके अंदर हमें फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है अपने डेटा सेट के यहाँ पर देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो इसके अंदर भी जो है हमें यहाँ पर हेड मेथड को यूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम, आप देख रहे हो इस वाले ऑब्जेक्ट में मैंने अपने डेटा सेट को स्टोर करवाया। तो मुझे इसी ऑब्जेक्ट को जो है हर जगह पर यूज़ करना पड़ेगा, मैं किसी और ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, अदरवाइज़ मुझे एरर आ जाएगा अगर यूज़ करूँगा तो इस तरीके से मैंने लिखा df2, उसके बाद डॉट हेड। तो हेड मेथड मुझे बताएगा फर्स्ट 5 रिकॉर्ड ऑफ माई डेटा सेट और टेल वाला जो है वो मुझे बताएगा लास्ट के 5 रिकॉर्ड। तो अभी मुझे क्योंकि फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं तो मैं यहाँ पर हेड मेथड का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा अपने डेटा सेट का डेटा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df2। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा डॉट हेड फंक्शन को और उसके बाद में जो है अभी हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं। और जैसे ही मैंने इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो मेरा डेटा सेट जो है वो मेरे सामने यहाँ पर लोड होके आ चुका है और मेरे पास जो है वो यहाँ पर टोटल 5 कॉलम्स प्रेजेंट है जिसमें कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर, ये सारे कॉलम जो है मेरे पास प्रेजेंट है। और ये इंडेक्सिंग वैल्यू है कि किन किन इंडेक्सिंग वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर इस चीज़ का भी पता चल गया। और अभी जो है हमने यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड तो देख लिया है थ्रू हेड मेथड, लेकिन अभी हमें लास्ट के 5 रिकॉर्ड देखने हैं। तो अभी हम लोग प्रीवियस डेटा के अंदर देख चुके हैं, तो अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं टेल मेथड के थ्रू कि हम लोग लास्ट के 5 रिकॉर्ड किस तरीके से देख सकते हैं। तो रन करते हैं इसको अभी। तो भाई जैसे ही हमने इसको यहाँ पर रन किया, आप अगर यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर कॉलम्स और ये जो है हमें लास्ट के 5 रिकॉर्ड दिखा रहा है। लेकिन जो हेड मेथड था, हेड मेथड ने हमें बताया फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है लास्ट के 5 रिकॉर्ड। और लास्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारे जो डेटा सेट है उसमें लास्ट के 5 रिकॉर्ड जो है वो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से भाई हमने सक्सेसफुली यहाँ पर हेड मेथड के थ्रू फर्स्ट के 5 रिकॉर्ड देखे और टेल मेथड के थ्रू लास्ट के 5 रिकॉर्ड भी जो
जो है अपने डेटा सेट के देख लिए। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सेम ही सारी चीज़ें रहेगी। हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम आएगा डेटा ऑब्जेक्ट का, उसके बाद हमें शेप मेथड का यूज़ करना है और हम लोग अभी इसको रन करते हैं और इसने हमें बता दिया कि इसमें 200 रॉज हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ कि आप यहाँ पर देखो ये पहला वाला नंबर, ये जो पहला वाला नंबर है जो कि 200 है, ये इंडिकेट करता है रॉस को, और ये जो दूसरा वाला नंबर है 5 ये इंडिकेट करता है, फिर रिप्रेजेंट करता है आपके पास कॉलम्स को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है और इससे जो है आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपके पास जो डेटा सेट है वो आप यहाँ पर कैसे देख सकते हो कि कितने रॉज हैं आपके डेटा सेट में और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं नीचे, तो चेक नल वैल्यूज़ इन डेटा सेट। तो अभी हम लोग इसके अंदर भी नल वैल्यूज़ को यहाँ पर चेक करेंगे और नल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर सिंपली पुट एक काम कर लूँगा कि भाई मुझे जो है यहाँ पर लिखना पड़ेगा सबसे पहले अपने डेटा या ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df2, उसके बाद मुझे लिखना है डॉट इज़ नल फंक्शन एंड देन उसके बाद मुझे सम चाहिए तो मैं सम लिखूँगा और मुझे जो है ये मेरे डेटा सेट के अंदर मेरा जो दूसरा वाला डेटा सेट है उसमें कितनी नल वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं उन सभी को, मतलब इंटायर डेटा सेट की बात हो रही है, अभी कोई स्पेसिफिक कॉलम को मैंने टारगेट नहीं किया, अभी इंटायर डेटा सेट की बात हो रही है, उसमें कितने कॉलम्स मिसिंग हैं, बेसिकली कितने कॉलम कितने वैल्यूज़ मिसिंग हैं, तो वो सारी मेरे को जो है वो यहाँ पर बता दो। तो ये मुझे यहाँ पर बता देगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको रन करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ देखो तो हमारे पास ये जो सारे कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, जेंडर, एज, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर, इन सभी के आगे जो है आप यहाँ देख रहे हो काउंट्स में जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि इन कॉलम्स के अंदर एक भी वैल्यू नल नहीं है, एक भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, सारी वैल्यू प्रॉपर्ली फिल्ड है, सारी वैल्यू प्रॉपर्ली इम्प्यूटेड है, कोई भी वैल्यू यहाँ पर अनइम्प्यूटेड नहीं है। तो अभी कोई भी वैल्यू यहाँ पर नल नहीं है, यानी कि कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है अभी हमें जो है इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे अपने कॉलम के नेम्स को ताकि हम लोग ईजी तरीके से थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पर परफॉर्म कर सकें। तो अभी हम लोग यहाँ पर कॉलम्स के नेम को जो है वो यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अभी अगर यहाँ पर देखो सारे जो यहाँ पर स्टार्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, वो सारे के सारे कैपिटल्स हैं। तो अभी हमें इसको यहाँ पर कन्वर्ट करना है, अगर अपने हिसाब से कॉलम के नेम को अरेंज करना है, रीनेम करना है, तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा डेटा ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद इज इक्वल टू, और फिर से मुझे लेना पड़ेगा डेटा ऑब्जेक्ट का नाम और फिर डबल पैरेंथेसिस के अंदर मुझे सबसे पहले तो सेम ये सारे कॉलम्स के नाम एज इट इज़ उतारने पड़ेंगे। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा df.to, बेसिकली df2 जो कि मेरे डेटा ऑब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा डॉट कॉलम्स, उसके बाद इज इक्वल टू और सिंगल पैरेंथेसिस। ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब आप यहाँ पर पहला वाला जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाओगे, पहला वाला जो आपके पास यहाँ पर कॉलम्स रहेगा बेसिकली उसके अंदर आपको डबल पैरेंथेसिस लेंगे, जब दूसरा वाला रहेगा उसमें आपको सिंगल लेने हैं और उसमें आपको मॉडिफाइड नेम लिखने हैं, मतलब आप किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहते हो वो नेम लिखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास कस्टमर का सी और आईडी का आईडी दोनों चीज़ें बड़ी थी, मैंने सिंगल सबको छोटा छोटा करके जो है वो यहाँ पर लिख लिया ताकि मुझे जो है एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से मेरे पास यहाँ पर हो जाए। और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई हमारे जो कॉलम के नेम्स हैं वो सक्सेसफुली यहाँ पर चेंज हुए या फिर नहीं हुए। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका हेड देखते हैं कि फर्स्ट 5 रिकॉर्ड देखते हैं। तो आप यहाँ देखो तो हमारे पास जो है सक्सेसफुली यहाँ पर देख रहे हो कि कस्टमर आईडी, जेंडर, एज एंड एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर, ये सारे कॉलम जो है मैंने मॉडिफाई कर दिया है। तो इनिशियली जो है डेटा हमारा कुछ इस तरीके का था, ये कॉलम जो है कुछ इस तरीके के थे, सारे कैपिटल्स में थे, लेकिन अभी जो है मैंने सारों को जो है वो यहाँ पर स्मॉल में कर दिया। तो कॉलम के नेम जो है मैंने सक्सेसफुली इस चीज़ के थ्रू यहाँ पर कर दिया है चेंज। तो इस तरीके से जो है हमारे पास इस कॉलम को जो है हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम है कुछ और चीज़ों का। तो अभी आप यहाँ देखो तो अभी हम लोग यहाँ पर कॉलम वाइज, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कॉलम वाइज डुप्लीकेट वैल्यूज़ को देख रहे हैं, मतलब हम लोग के कॉलम्स के अंदर कितनी डुप्लीकेट वैल्यू, स्पेसिफिक कॉलम को टारगेट कर रहे हैं, ये बात आपको अभी ध्यान में रखनी है। अभी हम लोग कंप्लीट डेटा सेट के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी हमारे पास जो कंप्लीट जो कॉलम्स रहेंगे उनमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं अभी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास सबसे पहले रहेगा डेटा फ्रेम या डेटा फ्रेम 2 जिसको हमने नाम दिया। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट जेंडर, और ये जो आपको यहाँ पर जो बेसिकली कॉलम दिख रहा है ये कॉलम नेम है, ये आपके पास ये वाला कॉलम नेम है जेंडर वाला, ये जो जेंडर वाला कॉलम नेम है ये आपको यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ डॉट डुप्लीकेट इट, और उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा सम फंक्शन को। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर सम फंक्शन को यूज़ करूँगा और मेरे पास जो है यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ इस जेंडर वाले कॉलम में डुप्लीकेट हैं वो सारी की सारी मुझे यहाँ पर ये प्रोवाइड कर देगा, उसका काउंट जो है मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा कि मान लो कि अगर इसमें टोटल जो जेंडर हैं उसमें 100 हैं तो उसमें 100 में से जो है वो मान लो कि 55 जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेटेड है, बाकी वैल्यूज़ यूनिक है। तो ऐसे में जो है हमारे पास यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर बता देगा। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं
और भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो ऑलमोस्ट 200 के आसपास जो है हमें बता रहा है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ प्रेजेंट है। मतलब जो जेंडर वाला कॉलम है इसमें 198 वैल्यू, तो ऑलमोस्ट 200 वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर इसने बता दी कि डुप्लीकेट है। तो अभी हमें यहाँ पर ईजिली हमने देखो यहाँ पर पता कर लिया कि भाई इस वाला जो कॉलम है, इस वाला जो कॉलम है यानी कि जो जेंडर वाला कॉलम है, इसमें सिर्फ स्पेसिफिकली इसके हिसाब से हमें इजीली पता चल गया कि भाई हमारे पास ये जो कॉलम था इसके अंदर हमने किस तरीके से पता लगा लिया कि हमारे पास ये जो जेंडर वाला कॉलम है इसमें कितनी डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। तो हमारे पास ने काउंट दे दिया कि भाई 198 वैल्यूज़ ऐसी हैं इस जेंडर वाले कॉलम में। सिर्फ इस जेंडर वाले कॉलम की बात हो रही है, इंटायर डेटा सेट की बात नहीं हो रही। बार बार ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर पता चल गया कि सिर्फ जेंडर वाले कॉलम में 198 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेट हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे एज वाले कॉलम में। तो आप यहाँ देख रहे हो मैंने यहाँ पर सेंटर में जो है वो मैंने दिया हुआ है यहाँ पर कॉलम का नेम, तो मैंने एज वाला कॉलम दिया हुआ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर डेटा फ्रेम या ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, उसके बाद हमें यहाँ डॉट एज यानी कि कॉलम का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद में मैं यूज़ कर रहा हूँ डुप्लीकेटेड और उसके बाद में मैं यूज़ कर रहा हूँ सम। तो उसके बाद में अभी हमें यहाँ पता चलेगा कि भाई एज वाला, मतलब अभी हमने यहाँ पर देखा था जेंडर वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं, अभी हम देखेंगे एज वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं रन, और ये हमें यहाँ पर काउंट्स देगा कि कितने हमारे पास जो है वैल्यूज़ यहाँ पर डुप्लीकेट हैं इस एज वाले कॉलम में, फिर कितनी एजेस ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेट हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास यहाँ पर आ गया 149। तो 149 भाई हमें क्या बता रहा है, 149 हमें ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर जो आपका एज वाला कॉलम है उसमें जो एजेस हैं, कंप्लीट एजेस हैं, उन कंप्लीट एजेस में से 149 एजेस ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेटेड हैं। मतलब मान लो कि बहुत सारी एजेस होंगी, मतलब मान लो कि आपके पास टोटल 200 एजेस हैं। अब 200 एजेस में से 149 एजेस ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेटेड हैं। तो डुप्लीकेटेड हमें एजेस यहाँ पर पता चल गई कि एज वाले कॉलम में 149 एजेस या फिर 149 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेटेड हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर पता चल गया इस डुप्लीकेटेड फंक्शन के थ्रू। उसके बाद में अभी हमारे पास यहाँ पर आता है ये। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि अभी हम लोग यहाँ पर तीसरे वाले कॉलम के लिए बात कर रहे हैं कि तीसरे वाले कॉलम में कितनी डुप्लीकेट वैल्यू। तीसरा वाला कॉलम है हमारे पास एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम के लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वही काम, TF2 सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर एनुअल यानी कि कॉलम का नाम एनुअल इनकम, उसके बाद डुप्लीकेटेड फंक्शन एंड उसके बाद सम फंक्शन। तो अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अभी हम लोग रन करते हैं। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास एनुअल इनकम वाला जो कॉलम है उसमें हमारे पास यहाँ पर 136 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेटेड हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इसने बता दिया कि भाई एनुअल वाला जो आपका कॉलम है जिसमें एनुअल इनकम है, उस एनुअल इनकम वाले कॉलम में आपके पास टोटल 136 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि डुप्लीकेटेड हैं। और इसके अंदर जो है इसने हमें सक्सेसफुली यहाँ पर ये चीज़ को बता दिया। तो ये हमारे पास आ गया एनुअल इनकम कि भाई हमें पता चल गया कि एनुअल इनकम वाला जो कॉलम है उसमें कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर डुप्लीकेटेड हैं। तो ये हमें पता चल गया। उसके बाद हमारे पास अभी लास्ट कॉलम रह गया जिसमें हमें पता करना है डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ का, जो कि है स्पेंडिंग स्कोर। तो अभी हम लोग यहाँ पर लास्ट कॉलम देखेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास आप देख रहे हो बीच में सेंटर मैंने कॉलम का नाम दिया है और सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद कॉलम का नाम, उसके बाद मुझे डुप्लीकेटेड फंक्शन को यूज़ करना है एंड देन उसके बाद मुझे सम फंक्शन को यूज़ करना है। और अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं और रन करने के बाद आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये बता रहा है 116 यानी कि 116 वैल्यूज़ ऐसी हैं इस स्पेंडिंग स्कोर वाले कॉलम में जो कि डुप्लीकेटेड है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं इस स्पेंडिंग स्कोर वाले कॉलम में। कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं? 116 वैल्यूज़ डुप्लीकेट, यानी कि 116 वैल्यूज़ जो हैं वो डुप्लीकेटेड हैं स्पेंडिंग स्कोर वाले कॉलम के अंदर। तो इस तरीके से भाई हमें यहाँ पर पता चल गया कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है वो पता कर सकते हैं और किस तरीके से हमें जो है ये चीज़ यहाँ पर पता चल जाएगी कि भाई हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनमें कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट्स हैं और कितनी वैल्यूज़ यूनिक हैं। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर इस चीज़ के बारे में भी जो है वो यहाँ पर आइडिया हो गया है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर चेक करते हैं यूनिक वैल्यूज़ को। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को चेक नहीं है, तो अभी हम लोग मैं यहाँ पर लेता हूँ एक सेल और सेल के अंदर जो है अभी हम लोग यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं और हम लोग यूनिक वैल्यूज़ का भी जो है वो पता लगा लेते हैं कि भाई हमारे पास डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ तो इतनी है, अब बताओ यूनिक वैल्यूज़ कितनी हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद सेल ब्लो पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं कमेंट लगाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ चेक यूनिक वैल्यूज़ इन जेंडर। तो जेंडर वाले कॉलम में मैं यूनिक वैल्यू चेक करूंगा। तो यूनिक वैल्यू को चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे देना पड़ेगा अपने डेटा फ्रेम का नाम या फिर डेटा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है DF, उसके बाद पैरेंथेसिस एंड उसके बाद सिंगल कोड या फिर डबल कोड, आपकी मर्जी है वो भी लो। उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा कॉलम का नाम जो कि होगा जेंडर एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूनिक। तो यूनिक फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ को जान सकता हूँ। तो मैं यहाँ दूंगा भाई यूनिक डॉट सम
और ये मुझे सारी वैल्यूज़ दे देगा कि भाई कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर यूनिक रहेंगी। तो क्योंकि मेरे पास बेसिकली यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के लिए मैं यहाँ पर यूनिक को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर न्यूमेरिक के लिए यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो दो वैल्यूज़ बेसिकली इसमें भी इसने मुझे बता दिया। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जेंडर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जेंडर, और उसके बाद आप देख रहे हो मेल और फीमेल। तो यूनिक का मतलब ये होता है कि हर एक वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट। जिस तरीके से आप अगर मैं आपसे बात करता हूँ काउंटिंग की, तो काउंटिंग के अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 मतलब हर बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से डिफरेंट होता है। मतलब जैसे 0 है उसके बाद 1 आएगा, तो 1 जो है वो 0 से डिफरेंट है, उसके बाद 2 जो है वो 1 से डिफरेंट है, और जो आपके पास 2 है बेसिकली तो 3 है, 3 जो है वो 2 से डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो है सारे हर एक इंस्टेंट पे हर एक जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाते जाते हो, जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है आपके पास हर एक जो यूनिकनेस है वैल्यूज़ की वो बढ़ती जाती है। तो यूनिक का मतलब ये है कि आपका जो कॉलम है उसमें हर एक वैल्यू एक दूसरी वैल्यू से डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास दो क्लासेस थी इस जेंडर वाले कॉलम में, जो कि थी मेल और फीमेल। तो इसने मैं बता दिया दो आपके पास यूनिक वैल्यूज़ हैं, एक है मेल और एक है फीमेल। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो इसने हमें ऐसा तो नहीं दिया ना कि मेल मेल, या फिर इसने ऐसा भी नहीं दिया कि फीमेल फीमेल, इसने दिया मेल और फीमेल। इसका मतलब ये है कि ये यूनिक है आपस में। इसका मतलब ये है कि ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। मेल डिफरेंट है, फीमेल डिफरेंट है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ इसने हमें रिटर्न की है, ठीक है। उसी तरीके से अभी मान लो कि मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिक को भी आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक सेल लेता हूँ और उसको जो है अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। ये मैंने जेंडर के लिए चेक किया, अभी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ चेक यूनिक वैल्यूज़ इन एज वाले कॉलम के लिए चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले लूँगा अपने डेटा सेट का नाम, उसके बाद मैं पैरेंथेसिस एंड देन उसके बाद कॉलम का नाम लूँगा, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा यूनिक फंक्शन को। तो मैं लिखता हूँ यूनिक एंड देन सम चाहिए भाई मुझे, तो सम देते हैं। और यहाँ पर तो भाई इसने हमें यहाँ पर बताया कि एज वाला जो कॉलम है इसमें भाई कितनी वैल्यूज़ यहाँ पर यूनिक है, 2209 वैल्यूज़ जो है इस एज वाले कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसने हमें यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर बता दी। अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे छोड़ दूँ तो ये मुझे इस तरीके से वैल्यूज़ बताएगा कि ये जो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक हैं। तो ये इस तरीके से आप यूनिक वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर सम फंक्शन को यूज़ करो तो ये आपको ओवरऑल काउंट दे देगा कि आपके पास कितनी वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये आप देख रहे हो इतनी वैल्यूज़ जो आपके पास एक दूसरे डिफरेंट है, कि यूनिक वैल्यूज़ जो हैं वो 2209 वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास यहाँ पर यूनिक है, किस वाले कॉलम में, एज वाले कॉलम में। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ भी जो है वो पता चल गई, और हमने जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी देखा कॉलम वाइज, और यूनिक वैल्यूज़ को भी जो है हमने यहाँ पर कॉलम वाइज देख लिया। उसके बाद भाई अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक और चीज़। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर आ रहा है ड्रॉप इररेलेवेंट कॉलम्स। तो अभी जो है अगर हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यानी कि अगर हम कोई डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो उस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास अगर कोई वैल्यूज़ है, मतलब मान लो कि अगर हमारे पास कोई इररेलेवेंट कॉलम है जो कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिगार्डिंग नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, तो उसको हमें अगर ड्रॉप करना है तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम लोग यहाँ पर ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ड्रॉप फंक्शन के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पर उस वाले कॉलम को जो है वो ड्रॉप कर देंगे, यानी कि उसको हटा देंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो इररेलेवेंट है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से, मतलब उससे हमें कोई काम ही नहीं है। तो जब कोई काम ही नहीं है तो उसको रखने का फ़ायदा नहीं, उसको हम लोग जो है वो ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे अपने डेटा सेट में से, ताकि हम लोग जो है दूसरे इंपॉर्टेंट कॉलम्स जो कि हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रेलेवेंट है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकें। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो आपके पास यहाँ पर कॉलम है एज वाला, इसके अंदर आप यहाँ देखो तो आपके पास जो है वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद मैंने लिखा ड्रॉप फंक्शन, एंड उसके बाद मुझे राउंड ब्रेसेस लेने हैं, और राउंड ब्रेसेस में पैरेंथेसिस के अंदर मैं आप अपने कॉलम का उस कॉलम का नाम दूंगा जिसको मुझे ड्रॉप करना है, हटाना है, रिमूव करना है। तो उस सिचुएशन में मैं यहाँ पर दूंगा कस्टमर आईडी, और उसके बाद में एक्सिस। तो भाई ये एक्सिस क्या है? भाई एक्सिस ये चीज़ है कि एक्सिस आपकी जो बेसिकली अलाइनमेंट है उसको डिफाइन करता है। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर दो चीज़ें रहती है डेटा फ्रेम में, एक होता है रॉज, एक होता है कॉलम्स। तो जो ज़ीरो है यानी कि एक्सिस ज़ीरो है, एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब जो आपके पास रॉज हैं वो ड्रॉप होंगी, और एक्सिस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कॉलम ड्रॉप होंगे। तो मैंने जो है यहाँ पर एक्सिस की वैल्यू 1 रखी है, इसका मतलब मैं कॉलम को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। अगर एक्सिस की वैल्यू मैं 0 रखता तो इसका मतलब ये है कि मैं रॉज को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 1 रखी है, तो मैं जो है वो कॉलम्स को ड्रॉप करना चाह रहा हूँ। उसके बाद इन प्लेस, तो इन प्लेस का मतलब यही है कि वो जो कॉलम है वो उसी साइड से ड्रॉप होगा
जगह पे वो प्लेस है, मतलब किस इंडेक्सिंग वैल्यूज़ पे वो प्लेस है, उस जगह से जो है वो वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर दे दिया, और उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद में ये वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगी। तो अभी हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अभी हमें इसको वेरीफाई करना है कि भाई वाकई ये जो कस्टमर आईडी वाला कॉलम है ये हमारे डेटा फ्रेम में से ड्रॉप हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं आपको डेटा फ्रेम दिखाऊं तो आप यहाँ देख लो कस्टमर आईडी वाला कॉलम जो है वो प्रेजेंट है, सबसे पहले ही प्रेजेंट है। अभी हमने जो है इसको यहाँ पर ड्रॉप किया है, तो ड्रॉप करने के बाद में अभी हमें इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेड मेथड को। तो हेड मेथड जो कि हमें फर्स्ट 5 रिकॉर्ड दिखाता है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो अभी आप यहाँ देखो तो हमारे पास जो वो यहाँ पर कॉलम था, इससे पहले जेंडर वाले से पहले एक कॉलम था कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी वाला कॉलम आप देख रहे हो, जेंडर वाला कॉलम से पहले कस्टमर आईडी वाला कॉलम था, वो जो है वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिया है। आप यहाँ देखो तो यहाँ पर ये रहा। तो यहाँ पर आप देखो तो भाई हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो कॉलम है कस्टमर आईडी वाला, ये हमने सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिया। आप यहाँ देखो तो हमारे पास यहाँ पर जेंडर वाले कॉलम से पहले कस्टमर आईडी वाला कॉलम था, और वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ड्रॉप कर दिया, उसको हमने हटा दिया। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर कॉलम को सक्सेसफुली, इररेलेवेंट कॉलम को जो है वो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में जो है अभी हमारे पास यहाँ पर आता है कीप फंक्शन या फिर कीप एट्रीब्यूट। तो कीप एट्रीब्यूट क्या करता है भाई, कीप एट्रीब्यूट ये काम करता है कि मान लो कि अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कॉलम में से ड्रॉप करना है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई सिर्फ ऊपर वाली, मतलब जो फर्स्ट रॉज में प्रेजेंट है सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ जो हैं डुप्लीकेट्स हैं उनको ड्रॉप कर दो, बाकी जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं डुप्लीकेट्स वो मुझे चाहिए। तो आपको जो है कीप नाम का एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो तो आप यहाँ देख रहे हो यूज़ कीप इज इक्वल टू लास्ट टू कीप द लास्ट अकरेंस, यानी कि आपके पास जो लास्ट, यानी कि आपके पास जो कॉलम्स रहेंगे, मतलब जैसे मैं मान लो कि ये जो डेटा फ्रेम आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो आपके पास ये वाला जो है ये आपके पास फर्स्ट रो कंसीडर की जाएगी, और ये जो है आपके पास लास्ट रो कंसीडर जाएगी। तो मान लो कि इसमें इस वाले जो है, इस वाले जो आपके पास यहाँ पर लास्ट वाला जो आपके पास यहाँ पर रॉज हैं उनमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं, तो मैं उनको रखना चाहता हूँ, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहता। तो इस सिचुएशन में जो है मैं यहाँ पर कीप एट्रीब्यूट इज इक्वल टू लास्ट सेट कर दूंगा, यानी कि लास्ट वाली जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं वो मुझे चाहिए, तो कीप इज इक्वल टू लास्ट सेट करूंगा। और अगर मुझे यहाँ पर कीप इज इक्वल टू फर्स्ट चाहिए, यानी कि मुझे फर्स्ट वाली वैल्यूज़ जो है डुप्लीकेट्स वो चाहिए, लास्ट वाली ड्रॉप करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कीप इज इक्वल टू फर्स्ट। तो इस तरीके से जो है मुझे यहाँ पर फर्स्ट पे जो है यहाँ पर इंडेक्स्ड वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट्स हैं वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। और अगर मैं यहाँ पर कीप इज इक्वल टू लास्ट करूँगा तो लास्ट वाली मिल गई, कीप इज इक्वल टू फर्स्ट करूँगा तो फर्स्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे मिल जाएगी और लास्ट वाली ड्रॉप हो जाएंगी। और अगर मैं कीप इज इक्वल टू लास्ट करता हूँ तो फर्स्ट वाली ड्रॉप हो जाएंगी, लास्ट वाली मुझे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से जो है मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ जो है वो यहाँ पर इस तरीके से मुझे मिल जाएगी। तो इस तरीके से भाई मैंने यहाँ पर जो है वो अभी मैंने यहाँ पर लिखा DF, सबसे पहले मेरे डेटा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df2.drop अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स एंड कीप इज इक्वल टू लास्ट। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने जो है कीप किया लास्ट, यानी कि कीप इज इक्वल टू लास्ट, यानी कि मेरे पास जो कॉलम्स रहेंगे वो बेसिकली जो रॉज रहेंगी उसमें जो लास्ट में जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ है, मतलब जो लास्ट वाली रॉज में डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ हैं वो तुम रखना, सिर्फ ऊपर वाली जो फर्स्ट पे जो आपके पास रॉज में जो वैल्यूज़ हैं उनको तुम ड्रॉप कर दो, उसको तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुम ड्रॉप कर दो। तो ऐसी सिचुएशन में जो है मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कीप इज इक्वल टू लास्ट, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कीप इज इक्वल टू लास्ट, और उसके बाद में जो है लास्ट वाली वैल्यूज़ मेरी ये छोड़ देगा डुप्लीकेट्स, और जो फर्स्ट रॉज में जो है उनको जो है ड्रॉप कर देगा। तो अभी हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं, और रन करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है इसने यहाँ पर बता दी। तो इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये लास्ट वाली जो वैल्यूज़ हैं इसने जो लास्ट में जो वैल्यूज़ होंगी वो इसने रख ली होंगी, और फर्स्ट पे जो वैल्यूज़ हैं वो इसने ड्रॉप कर दी होंगी, फर्स्ट पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो इसने यहाँ पर ड्रॉप कर दी होंगी। तो इस तरीके से हमने जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को भी देख लिया। उसके बाद में भाई हमारे पास अभी टाइम है यहाँ पर ड्रॉप आउट डुप्लीकेट फ्रॉम सेलेक्टेड कॉलम्स। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सेलेक्टेड कॉलम्स को भी जो है वो डुप्लीकेट कर सकते हैं, बेसिकली ड्रॉप कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। तो अभी हम लोग इंटायर डेटा सेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो पूरे इंटायर डेटा सेट में जितनी भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं उन सभी को तुम ड्रॉप कर दो। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे देना पड़ेगा अपने डेटा सेट का या फिर डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df2। उसके बाद मुझे लिखना है ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, और उसके बाद लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं, और ये क्या करेगा कि ये जितने भी हमारा कंप्लीट इंटायर डेटा सेट है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट्स हैं उन सभी की सभी को जो है ये ड्रॉप कर देगा, ड्रॉप निकाल देगा।
रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और आप यहाँ देखो अगर, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर वैल्यूज़ जितनी भी डुप्लीकेट्स हैं पूरे इंटायर डेटा सेट में, वो सभी की सब जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी हैं। उसके बाद भाई अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं कीप द फर्स्ट रो ऑफ डुप्लीकेट। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास 2 रोज रहेंगी, एक होगी लास्ट रो, एक होगी फर्स्ट रो। तो अभी पिछला वाला जो हमने कोड देखा था उसमें हमने ये देखा था कि हमने जो है फर्स्ट वाली जो रॉज हैं उनकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको ड्रॉप कर दिया था, और लास्ट वाली जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको ले लिया था। लेकिन अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग लास्ट वाली जो वैल्यूज हैं, लास्ट वाली रॉज में जो वैल्यूज हैं उनको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, और फर्स्ट में जो वैल्यूज हैं उनको अभी जो है हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर लिखा df2 डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स और कीप इज इक्वल टू फर्स्ट, यानी कि मैंने जो है अभी फर्स्ट जो रॉज हैं उनमें कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो मैं सारी रखना चाहता हूँ, और लास्ट में जो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उन सभी को ड्रॉप कर दो तुम। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और रन करते हैं इसको। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ पर देखो तो हमारे पास जो है वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर हट चुकी हैं, यानी कि फर्स्ट रॉ पे जो है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो तो रहेंगी, लेकिन जो लास्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं लास्ट वाली रॉज में वो हमारे पास यहाँ पर नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से भाई हमारे पास जो है यहाँ पर आ गई। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम है यूनिक वैल्यूज़ को चेक करने का। तो अभी हमने जो है चेक अ यूनिक वैल्यूज़ आफ्टर ड्रॉपिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो अभी जो है हमने सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है वो ड्रॉप कर दिया। अभी ड्रॉप करने के बाद सारी वैल्यूज़ को, सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ड्रॉप करने के बाद अभी हमारे एज वाला जो कॉलम है उसमें यूनिक वैल्यू कितनी बच गई वो अभी हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए अभी हमें रन करना है। तो अभी हम लोग करते हैं रन, और रन करने के बाद आप देख रहे हो हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आप देख रहे हो हर एक वैल्यू एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इस चीज़ को भी देख लिया। मतलब हमारे पास जो एज वाला कॉलम था उसमें हमने देखा डुप्लीकेट वैल्यूज़ इतनी हैं, तो उसको हटाने के बाद, उसको ड्रॉप करने के बाद इतनी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास यहाँ पर यूनिक वैल्यूज़ हैं, हर एक वैल्यू डिफरेंट है एक दूसरे से। उसके बाद अभी हमारे पास है चेक द डुप्लीकेट रिमेनिंग वैल्यूज़। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भाई हमारे पास अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो एज वाले कॉलम में ये चेक कर रहे हैं कि सारी वैल्यूज़ तो ड्रॉप कर दी, लेकिन अभी भी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ बाकी हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी हमें यहाँ पर रन करना है। लेकिन रन करने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस में उस कॉलम का नाम दिया जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को चेक करना चाह रहे हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं सम को, और उसके बाद में अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है 149 वैल्यूज़ जो हैं वो अभी भी इसके अंदर जो है वो डुप्लीकेटेड है। मतलब ये कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेटेड हैं। कितनी वैल्यू डुप्लीकेटेड है? 149 वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर डुप्लीकेटेड हैं। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर इसको देखा। उसके बाद में हमारे पास जो है वो यहाँ पर आएगा ये। तो अभी अगर यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है अभी हम लोग यहाँ पर चेक करें यूनिक वैल्यूज़ के काउंट्स को। तो अभी आप देख रहे हो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर कॉलम का नाम जिसके अंदर हमें जो है वैल्यूज़ हैं उनको काउंट्स करना है, यूनिक वैल्यूज़ को, और उसका फिर सम देखना है। और उसके बाद अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं। तो भाई रन करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है 56 वैल्यूज़, मतलब टोटल 56 वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक रहेंगी हमारे एज वाले कॉलम में। तो यूनिक वैल्यूज़ कितनी हैं ये हमें यूनिक वैल्यूज़ का काउंट्स बता रहा है। तो हमारे पास मान लो टोटल वैल्यूज़ मान लो 100 हैं, तो 100 में से हमारे पास जो एज वाले कॉलम में जो मान लो टोटल 100 वैल्यूज़ हैं, और 100 में से जो है वो 56 वैल्यूज़ जो हैं वो यूनिक है। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको लेके चलो। तो हमारे पास 56 वैल्यूज़ जो हैं वो एज वाले कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ हैं, यानी कि 56 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो कि सेम नहीं है, डिफरेंट है एक दूसरे से। उसके बाद में अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं टू ड्रॉप ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि हमने अभी तक जो है कीप वाला जो एट्रीब्यूट था, उस कीप वाले एट्रीब्यूट के अंदर हमने अभी तक फर्स्ट भी देखा, लास्ट भी देखा, और अभी तक जो है हमने फॉल्स को नहीं देखा। लेकिन अगर मैं कीप इज इक्वल टू फॉल्स सेट करता हूँ तो ना वो फर्स्ट वाली रॉस की डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा, ना वो लास्ट वाली डुप्लीकेट वैल्यूज़ को कंसीडर करेगा, बल्कि वो सारी की सारी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उन सभी को जो है वो ड्रॉप कर देगा, यानी कि निकाल देगा डेटा सेट में से। तो अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो जैसे ही भाई हमने इसको रन किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो सब की सब जो है वो डुप्लीकेट्स जो हैं वो यहाँ पर हट चुकी हैं। मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर यूनिक रहेंगी, मतलब डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर हट चुकी हैं। मतलब हमने सारी की सारी पूरे इंटायर डेटा सेट में जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी उनको हमने रखा ही नहीं है, वो सारी की सारी हमने ड्रॉप आउट कर दी। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चल रहा है। उसके बाद में अभी हमारे पास जो है यहाँ पर ये पता चल गया। उसके बाद जो है
अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसको, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कंसीडर सर्टेन कॉलम्स फॉर ड्रॉपिंग डुप्लीकेट्स। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि भाई कॉलम वाइज, तो अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम को लेना है कि भाई मुझे सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक कॉलम में से वैल्यूज़ को ड्रॉप करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ड्रॉप करना है, बाकी में भले रहे डुप्लीकेट वैल्यू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये स्पेसिफिक कॉलम्स के अंदर से जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को ड्रॉप करके इंप्यूट करनी है अपनी वैल्यूज़ को, यानी कि अपनी जो मैनुअली वैल्यूज़ हैं, मतलब जो अपनी सोची वैल्यूज़ हैं उनको मुझे यहाँ पर देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर df2.drop _duplicates, और फिर मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर सबसेट, और उसके बाद मैं यहाँ लूँगा यहाँ पर राउंड ब्रेसेस, और राउंड ब्रेसेस के अंदर मैं उन कॉलम्स का नाम दे दूँगा पैरेंथेसिस में जो कि मुझे यहाँ पर चाहिए, जिसके अंदर से मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ डुप्लीकेट वैल्यूज़ को। तो ये हो गए भाई हमारे यहाँ पर। अभी इसको हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, और रन करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो सारे की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर इन्हीं कॉलम्स के अंदर से जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज सब की सब यहाँ पर ड्रॉप हो चुकी हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस, और डेटा क्लीनिंग के अंदर अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो बाकी हैं। तो अभी जो है अभी फ़िलहाल के लिए बेसिक लेवल पे आप इस चीज़ को समझो, बाकी डिटेल के अंदर जो है मैं जो है दूसरा सेशन भी जो है वो बनाऊंगा, उसके अंदर भी जो है हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इस बेसिक चीज़ को जो है वो अभी समझ लो, ताकि बेसिक समझ में आएगी तो फिर आगे आप जो है वो आराम से कर सकते हो। तो उसके बाद में जो है अभी हमारा डेटा क्लीनिंग का जो है वो काम यहाँ पर सक्सेसफुली जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास टाइम है यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का, यानी कि अभी जो है हमने डेटा को तो क्लीन कर लिया, लेकिन अभी डेटा के ऊपर एनालिसिस भी तो करना है। डेटा के ऊपर एनालिसिस नहीं करेंगे तो इनसाइट्स हमें पता नहीं चलेंगे, और इनसाइट्स पता नहीं चलेंगे तो फिर बिजनेस एक्टिविटीज़ या फिर बिजनेस किस तरीके से मॉडिफाइड हो रहा है हर ईयर के हिसाब से, या फिर हर डेज के हिसाब से, या फिर आवर्स के हिसाब से, तो हमें वो पता नहीं चल पाएगा। तो अभी जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको यहाँ पर रन करते हैं, और हमने इसको यहाँ पर रन कर दिया सक्सेसफुली। अभी हम लोग फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी देखते हैं हेड मेथड के थ्रू, और हमने जो है इस हेड मेथड के थ्रू फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी जो है वो यहाँ पर देख लिया। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर मैनिपुलेशन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मैनिपुलेट द जेंडर कॉलम। तो सबसे पहले भाई जेंडर कॉलम को जो है वो मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेट का मतलब ये है कि हमें ये पता चलेगा भाई जो जेंडर वाला कॉलम है उसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो अभी आप यहाँ देखो, तो अभी हम लोग उसको यहाँ पर रन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लूँगा सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है df2, उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस लेने पड़ेंगे, और उसके अंदर मुझे लेना पड़ेगा कॉलम का नाम, और उसके बाद मुझे यहाँ पर एक नया फंक्शन या फिर मेथड यूज़ करना पड़ेगा जो कि है वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। तो मुझे लिखना पड़ेगा डॉट वैल्यूज़ अंडरस्कोर काउंट्स एंड देन राउंड ब्रेसेस और डॉट सम फंक्शन, और ये मुझे सारी जितनी भी जेंडर के अंदर जो है वो वैल्यूज़ प्रेजेंट है उन सभी का काउंट्स दे देगा, उन सभी का सम जो है वो मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। तो अभी हम लोग जो है इसको यहाँ पर रन करते हैं, और जैसे हमने रन किया, अभी यहाँ देख रहे हो 200, इसने हमें 200 को रिटर्न किया, यानी कि इसने जो है हमें बताया कि भाई इस जेंडर वाले कॉलम में टोटल 200 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से जो है हमें इसने यहाँ पर बता दिया। उसके बाद में जो है अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है हमारे पास आएगा यहाँ पर कॉलम को विजुलाइज करने का तरीका। तो मतलब अभी हमें जो है यहाँ पर हमने मैनिपुलेट तो कर लिया, लेकिन मैनिपुलेट से ये है कि हमें जो है वो इतना ज़्यादा इंसाइट्स नहीं मिली, इतना ज़्यादा डिटेल में हमें बात पता नहीं चली। तो डिटेल में बात को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर विजुलाइज करना पड़ेगा जेंडर वाले कॉलम को। तो जेंडर वाले कॉलम को विजुलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर जेंडर वाले कॉलम को। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले मुझे विजुलाइज करना पड़ेगा। तो क्योंकि जेंडर वाला कॉलम है कैटेगोरिकल कॉलम है, तो कैटेगोरिकल कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हमें यहाँ पर बार प्लॉट की जरूरत पड़ेगी। तो क्योंकि सी बॉन्ड को यूज़ कर रहे हैं, तो सी बॉन्ड में जो है काउंट प्लॉट ही बार प्लॉट का काम करता है। मतलब सी बॉन्ड के अंदर जो बार प्लॉट है उसके अंदर 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं, लेकिन जो काउंट प्लॉट है वो बार प्लॉट कंसीडर किया जाता है सी बॉन्ड के अंदर। तो अभी आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने लिया सी बॉन्ड का एलियास जो कि sns.set, और उसके बाद मुझे फिगर साइज़ को यहाँ पर सेट करना है, और मैंने फिगर साइज सेट कर दी 8/5, यानी कि हाइट और विड्थ, यानी कि 8 आएगी हाइट और 5 आएगी विड्थ। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर sns.countplot, और मैं काउंट प्लॉट बनाऊँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर डेटा ऑब्जेक्ट का नाम जो है वो पास करना है, और पैरेंथेसिस में उस कॉलम का नाम पास करना है जिसमें मैं इस बार प्लॉट काउंट प्लॉट को बना रहा हूँ। उसके बाद अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या करता है, अल्फ़ा जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी बताता है। मतलब आपका जो आपके बिन्स रहेंगे, जो आपके हिस्टोग्राम के बिन्स रहेंगे, उस बिन्स के अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी है वो जो अगर आपको दानी है, फिर आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है आपके जो बिन्स हैं उनको, तो आपको अल्फ़ा इज इक्वल टू ट्रू सेट करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं बनाना तो अल्फ़ा इज इक्वल टू फॉल्स को आप सेट कर सकते हो।
तो उसके बाद हमने अल्फा इज इक्वल ट्रू सेट किया। उसके बाद लाइन विड्थ देनी है, तो लाइन विड्थ आपकी यानी कि बेसिकली आपके जो लाइन्स होंगी यानी कि जो आपकी बिन्स की लाइन्स होगी वो उसकी विड्थ आपने जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर दी, जो कि मैं दे रहा हूँ 3। उसके बाद एज कलर, तो आपके जो बिन्स के एजेस होंगे यानी कि जो आपके बिन्स के किनारे होंगे उसके अंदर जो है आपके पास जो कलर आएगा वो कलर कौन सा आएगा, वो कलर आएगा रेड। तो रेड कलर से जो है मैं बिन्स के किनारों को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ, तो plt.title, तो टाइटल के लिए मुझे मैटप्लॉटलिब का एलियास यूज़ करना पड़ेगा जो कि है plt, और मैं यहाँ लिखूँगा plt.title। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा फ्रिक्वेंसी ऑफ जेंडर, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा plt.xlabel जिसमें मैं जेंडर को पास करूँगा। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा plt.ylabel, तो plt.xlabel में जो करूँगा वो x एक्सिस पे शो होगा मेरे प्लॉट में, और plt.ylabel में मैं जो यहाँ पर दूंगा वैल्यू तो वो मेरे पास यहाँ पे y एक्सिस पे शो होगी। उसके बाद plt.show फंक्शन यूज़ करूँगा इस प्लॉट को शो करने के लिए। तो अभी जो है हम लोग इसको रन करते हैं, और जैसे मैं इसको रन किया आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास काफ़ी खूबसूरत सा एक बार प्लॉट जो है वो बन के काउंट प्लॉट जो है वो बन के आ चुका है, और आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी बता रहा है। तो इस फ्रिक्वेंसी को अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमें क्या बता रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हो फीमेल की फ्रिक्वेंसी अगर हम कंपेयर करते हैं मेल की फ्रिक्वेंसी तो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब फीमेल की फ्रिक्वेंसी जो है आप यहाँ देख रहे हो 100, तो 100 से भी ऊपर जा रही है, मतलब ऑलमोस्ट 140 या 150 के आसपास जो है यहाँ पर जो है वो फीमेल की फ्रिक्वेंसी जा रही है। लेकिन अगर मेल की फ्रिक्वेंसी देखो तो मेल की फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर 95 या फिर 98 के आसपास जो है यहाँ पर बेसिकली 90 या फिर 85 या फिर मान लो ऑलमोस्ट 90 के आसपास समझ लेते हैं, 90 के आसपास जो है वो यहाँ पर ये जा रही है। तो इस तरीके से भाई हमने पिक्टोरियली भी जो इस चीज़ को यहाँ पर समझ लिया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहता है क्योंकि पिक्टोरियल हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स मिल गई, हमें ये आराम से पता चल गया कि हमारा जो डेटा है उसमें किस कॉलम किस जो आपके पास क्लास है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर इजीली जो है यहाँ पर ये पता चल गया। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर इस चीज़ को भी बना लिया। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे एज वाले कॉलम को मैनिपुलेट। तो एज वाले कॉलम को मैनिपुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा df, उसके बाद पैरेंथेसिस, फिर एज वाले कॉलम का नाम, उसके बाद वैल्यू काउंट्स मेथड, और फिर सम। तो ये हमें सम देगा कि भाई एज वाले कॉलम में कितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो इसमें भी इसने जो है हमें यहाँ पर 200 दिया है, तो 200 के ये का मतलब ये है कि ये जो है ये हमें बता रहा है कि जो आपका एज वाला कॉलम है उसमें टोटल 200 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद इसके लिए भी जो है हमें हिस्टोग्राम बनाना है, तो हिस्टोग्राम के लिए भी हम SNS यूज़ करेंगे सी बॉन्ड के एलियस को। उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा SNS.histplot। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा, यानी कि जो डेटा फ्रेम उसका नाम पास करना पड़ेगा df2। उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा पैरेंथेसिस में कॉलम का नाम जो कि है एज। और अभी मैं इसके ऊपर हिस्टोग्राम क्यों बना रहा हूँ, इसके ऊपर मैं हिस्टोग्राम इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक न्यूमेरिकल कॉलम है, और न्यूमेरिकल कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए हम हिस्टोग्राम को बनाते हैं। और अगर आपको यहाँ पर कैटेगोरिकल वैल्यूज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो उसके लिए आपको बार प्लॉट की या फिर काउंट प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो है अभी हम लोग यहाँ पर हिस्टोग्राम बना रहे हैं, तो कलर मैं यहाँ पर दे दूँगा एम का मतलब है मेजेंटा, यानी कि पर्पल कलर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा एज कलर, और इसके जो एजेस है मैंने जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया था कि मैंने जो यहाँ पर एजेस कलर दिया था वो दिया था रेड, और आप यहाँ देख रहे हो उसके एजेस जो हैं वो रेड कलर से शो हो रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो एजेस दे रहा हूँ वो के दे रहा हूँ, के का मतलब है ब्लैक कलर, जो इसके एजेस होंगे वो ब्लैक कलर से शो होंगे जिस तरीके से उसके रेड कलर से शो हो रहे थे। और उसके बाद लाइन विड्थ दे दूंगा, लाइन विड्थ मेरे पास आ जाएगी 3। और उसके बाद जो है plt.title और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस। तो टाइटल मैंने दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस, और इसके अंदर मैंने टाइटल दिया था यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एजेस। आप यहाँ देख रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ जेंडर दिया था, बेसिकली सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ जेंडर टाइटल दिया था। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर इसके अंदर जो है वो मैंने दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली इस चीज़ को भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर इसको कर लिया। अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं और देखते हैं रिजल्ट को। तो अभी जो हमने इसको यहाँ पर रन किया, और आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो है एक बार बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो बनकर आ गया, और इसके अंदर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हम लोग थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। तो अभी जो है हम लोग उसको एनालाइज कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये जो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे जो मैप है वो हमारे पास यहाँ पर एजेस हैं, और ये जो आपके पास वाई एक्सिस पे मैप है ये आपके पास यहाँ पर काउंट्स है, यानी कि प्यूपल्स हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो 20 साल, तो जिनकी उम्र 20 साल है वो कितने लोग हैं, वो हैं आपके पास यहाँ पर ऑलमोस्ट 32 या फिर 31 के आसपास हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपके पास अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 20 से अबव की, तो मान लो 20 से अबव 30 से कम यानी कि 28 या फिर 29 के आसपास होंगे। तो उनकी एजेस कितनी है, उनकी मतलब जिनकी एज 29 या फिर 25 या 26 के आसपास हैं, उतने लोग हमारे पास कितने हैं, वो है हमारे पास ऑलमोस्ट 25 के आसपास। उसके बाद सबसे ज़्यादा आप यहाँ देख रहे हो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो है 30 वाले या फिर 30 से अबव वालों का, मतलब यहाँ पर 30 से यह जाएगा 35 तक, और 35 तक जो है
वो जाएगा। और 30 से लेके 35 तक कितने लोग हैं यहाँ पर, तो आप देख रहे हो 30, तो 30 से लेके मतलब 30 जिनकी उम्र है 30 साल, तो 30 साल जिनकी उम्र है वो लोग कितने हैं, तो वो लोग हैं भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर 45 के आसपास जो है वो इतने लोग हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर वाई एक्सिस पे जो काउंट्स दिख रहे हैं ये कोई एजेस नहीं है, ये आपको लोगों के काउंट्स बता रहे हैं। मतलब ये कि ये आपके पास 10 लोग हैं, या आपके पास 20 लोग हैं, या आपके पास 30 लोग हैं, या आपके पास 40 लोग हैं। इसी तरीके से हम इसको इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये है एज, यानी कि 20 साल वाले लोग कितने हैं 32, उसके बाद 30 साल वाले लोग कितने हैं आपके पास 25। उसी तरीके से आपके पास इस तरीके से ये एजेस हैं और ये काउंट्स हैं, यानी कि ये लोग हैं। ये कितने लोग हैं 10 लोग हैं, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग। इसी तरीके से ये उम्र है, तो 20 लोग हैं, 20 लोगों की उम्र कितनी है, सॉरी 20 साल उम्र है, और लोग कितने हैं 30 लोग हैं। तो 30 लोग ऐसे हैं जिनकी 20 साल उम्र है, 40 लोग ऐसे हैं जिनकी आपके पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 35 के या फिर 30 से शुरू हो रही है उनकी उम्र। ठीक है, इस तरीके से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया हिस्टोग्राम। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग यहाँ पर बेसिकली मैनिपुलेट करेंगे एनुअल इनकम को। तो अभी हम लोग यहाँ पर सेम ही रहेगा सारा कुछ। अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू कम मेथड को लेके उसको अभी हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। तो जैसे हमने इसको रन किया, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली यहाँ पर 2 है, यानी कि 200 वैल्यूज़ जो हैं इसमें भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। जो एनुअल इनकम वाला कॉलम है इसमें भी हमारे पास 200 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर पता चल गया, मैनिपुलेट हमने इसको कर दिया। उसके बाद अभी एनुअल इनकम जो कि न्यूमेरिकल कॉलम है, तो इसके लिए भी जो है हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। तो न्यूमेरिकल एंट्रीज़ को देखने के लिए हिस्टोग्राम भी बनाया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट भी बनाया जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो है इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट यहाँ पर बना रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं sns.distplot, और उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। और अभी जो है सारा काम यहाँ पर सेम ही रहेगा, और कलर मैंने जो है वो सबको यहाँ पर दे दिया है। और अभी जो है हम लोग इसको रन करते हैं, और जैसे ही भाई हमने इसको रन किया, अब यहाँ देख रहा हूँ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट जो है वो बन गया। और ये जो आपको यहाँ पर जो कर्व दिख रहा है, ये जो ये कर्व है, इस कर्व को हम लोग KDE यानी कि कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट जो है ये आपको यहाँ पर बता रहा है। मतलब ये कर्नल डेंसिटी एस्टीमेट बता रहा है, ये आपको एक मैं बोलूँगा ना एक बेसिकली कर्व बता रहा है। ये आपको कर्व आ रहा है, और ये कर्व आपको ये बता रहा है कि आपका जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है, मतलब इंक्रीमेंट कहाँ से हुआ और ड्रॉप कहाँ से हुआ, ये आपको जो है जो बेसिकली आपको ये ग्राफ है ये आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पता चल रहा है। और आप यहाँ देख रहे हो अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट में, तो एनुअल इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि 25, तो 25,000 यानी कि उम्र के एनुअल इनकम, जो एनुअल इनकम है 25, तो 25 के हिसाब से आपके पास 10%। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 25 से लेके ऑलमोस्ट आपके पास मान लो कि 50 से कम, यानी कि 25 के बाद, यानी कि 27 मतलब 50 से पहले, तो 49 तक, 25 से लेके 49 तक की जो आपके पास यहाँ पर रेंज रहेगी, वो यहाँ पर उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 0.8 यानी कि ऑलमोस्ट 9% के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर ऑलमोस्ट 8% या फिर 8 पॉइंट समथिंग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा उनकी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर इस चीज़ का भी यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है इस चीज़ को यहाँ पर देखा है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट हमने यहाँ पर बनाया। उसके बाद अभी लास्ट कॉलम जो है हमारे पास यहाँ पर रह गया, जिसका नाम है स्पेंडिंग स्कोर, और इसको भी हम लोग मैनिपुलेट करेंगे उसी तरीके से वैल्यू काउंट्स मेथड से, और इसको भी जो है हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। तो अभी हम लोग ने इसको रन किया, तो इसमें भी जो है इसने हमें बताया भाई इसमें भी जो है वैल्यूज़ टोटल 200 वैल्यूज़ जो हैं इस कंप्लीट जो आपके पास यहाँ पर कॉलम है जो कि स्पेंडिंग स्कोर वाला कॉलम है, उसमें भी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास कितनी वैल्यूज़ प्रेजेंट है, 200 वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमें इसने जो है हमें यहाँ पर बता दिया। उसके बाद भाई क्योंकि ये भी एक न्यूमेरिकल एंट्री है, बेसिकली न्यूमेरिकल कॉलम है, तो न्यूमेरिकल कॉलम को देखने के लिए, न्यूमेरिकल कॉलम की एंट्रीज़ को विजुलाइज करने के लिए पिक्टोरियली हमें जो है यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, हिस्ट प्लॉट बनाना पड़ेगा, या फिर हिस्टोग्राम जो है हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हिस्टोग्राम को बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा कि भाई हम जो है यहाँ पर बनाएंगे हिस्ट प्लॉट, तो sns.histplot, उसके बाद हमने यहाँ पर पास कर दिया कॉलम को, हमने कलर दे दिया और कलर को फिल कर दिया। तो अभी यहाँ पर आप देखो, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर रेड कलर दे रहे हैं। तो कलर क्या दे रहे हैं, कलर रेड दे रहे हैं, हिस्टोग्राम बना रहे हैं, और हिस्टोग्राम के अंदर हमने टाइटल भी दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेंडिंग स्कोर, और एक्स लेवल यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर शो होगा, और वाई लेवल और वाई एक्सिस पे हमारे पास काउंट शो होगा, और हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये जो आपके पास plt.show फंक्शन है, इस शो फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको शो करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग जो इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा हिस्टोग्राम किस तरीके से बना हुआ आता है इस स्पेंडिंग स्कोर कॉलम का। तो अभी जो है हमने इसको यहाँ पर रन किया, और अभी हमने रन किया, तो अभी अगर यहाँ पे आप यहाँ देखो तो हमारे पास जो है ये हमें बता रहा है कुछ इस तरीके से कि हमारे पास जो स्पेंडिंग स्कोर है, मतलब
किन किन एजेस के हिसाब से स्पेंडिंग स्कोर किस तरीके से हो सकता है, जो काउंट्स हैं। तो मान लो कि हमारे पास जो है वो 20 से अबव, मतलब 15 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 15 से स्टार्ट करते हैं, 15 जो जिनकी एज, मतलब वो लोग जिनकी उम्र 15 साल है, या फिर वो लोग जिनकी उम्र 16 या 17 साल है, तो वो लोग, उनका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो कितना है, उनके काउंट्स कितने हैं, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 या फिर 19 के आसपास जो है उनके अकाउंट स्पेंडिंग स्कोर है। मतलब वो इतने जो लोग हैं वो इतने पैसे यहाँ पर खर्च करते हैं। मतलब मान लो कि यहाँ पर जो है वो 15 रुपये, मतलब 20 से आगे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 से अगर स्टार्ट हुआ तो 1 से स्टार्ट है ऑलमोस्ट यहाँ पर 25 या 19 तक या 18 तक जाएगा, तो 18 यानी कि 18 लोग, मतलब ये कि आपके पास शायद से कोई यहाँ पर 18-19 लोग ऐसे होंगे जिनका जो स्पेंडिंग स्कोर है, मतलब जो पैसे वो खर्च करते हैं, वो कितने खर्च करते हैं, 18 या फिर 17 रुपये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 20, तो आप ये देख रहे हो जिनकी उम्र 20 साल है, तो 20 साल वाले यानी कि यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पर 20 साल, जिनकी उम्र यहाँ पर 20 साल होगी, फिर जो 20 साल यहाँ पर स्पेंडिंग स्कोर, जिनका स्पेंडिंग स्कोर है 20, तो 20 स्पेंडिंग स्कोर, इसका मतलब 20 रुपये खर्च करते होंगे, या फिर मान लो 10 रुपये खर्च करते होंगे। इस तरीके से इनका अलग अलग स्पेंडिंग स्कोर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काउंट्स, तो यहाँ पर है 20 लोग, तो 20 लोग ऐसे हैं जो कि 20 रुपये खर्च करते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग इसको किसने हैं, 40 से अबव वालों का, यानी कि 45 होंगे और 60 से कम, यानी कि 45 से लेके ऑलमोस्ट 59 तक या फिर ऑलमोस्ट 57 तक, तो उनका स्पेंडिंग स्कोर सबसे ज़्यादा है। उनका कितना है, उनका आपके पास जो स्पेंडिंग स्कोर है वो है 45, यानी कि वो जो है वो मान लो 45,000 या फिर मान लो 4500 भी हो सकते हैं। तो उनका जो आपके पास यहाँ पर कितने लोग होंगे, 45 लोग ऐसे होंगे जिनका जो स्पेंडिंग स्कोर है वो ऑलमोस्ट 45,000 हो सकता है, फिर मान लो कि 4500 हो सकता है। तो उतना स्कोर जो है इनका स्पेंडिंग स्कोर यहाँ पर हो सकता है, जो कि वो स्पेंड करते हैं अलग अलग चीज़ों को ख़रीदने में या फिर किसी भी चीज़ अपने एक्सपेंसिव को करने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर सक्सेसफुली भाई ये चीज़ या फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अभी हमारे पास यहाँ पर टाइम है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने का। तो अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया भाई सारी चीज़ें। हम लोगों ने डेटा क्लीनिंग भी देख ली, हम लोगों ने जो है यहाँ पर EDA भी परफॉर्म करके देख लिया, और अभी आखिरी टाइम यानी कि फाइनली जो है अभी हम लोग यहाँ पर एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो कि लीनियर रिग्रेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपनी हमारी क्वेरी जो है वो यहाँ पर क्या आती है। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले डेटा सेट को देखेंगे या डेटा सेट को लोड करेंगे। तो उसके लिए मैं करता हूँ रन, और यहाँ पर हमारा डेटा सेट जो है वो यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट 5 रिकॉर्ड। उसके बाद जो है अभी हमें यहाँ पर डिवाइड यानी कि स्प्लिट करना पड़ेगा मॉडल को। आप यहाँ देख रहे हो स्प्लिट द मॉडल इनटू ट्रेन एंड टेस्ट सबसेट्स। तो अभी जो है हमें यहाँ पर ट्रेनिंग सबसेट्स और टेस्ट सबसेट जो है वो यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो अभी जो है मैं ये जानना चाहता हूँ लीनियर रिग्रेशन के थ्रू कि भाई ये जानना चाहता हूँ कि एज के हिसाब से स्पेंडिंग स्कोर क्या रहेगा। अगर मुझे ये जानना है कि एज के हिसाब से स्पेंडिंग स्कोर क्या रहेगा, या फिर स्पेंडिंग स्कोर किस तरीके से चेंज होगा, या फिर एज के हिसाब से स्पेंडिंग स्कोर कैसे वेरी करेगा, ये सारी चीज़ें अगर मुझे जाननी है तो मुझे यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करना पड़ेगा। और अभी जो है मैंने यहाँ पर x को दे दिया, जो x जो है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे मैंने दे दिया एज, और y जो कि मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है इस पे मैंने दे दिया स्पेंडिंग स्कोर। तो एज जो है, एज के हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ स्पेंडिंग स्कोर क्या रहेगा। तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हम लोग यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको रन कर लिया। उसके बाद जो है अभी हमें यहाँ पर साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर से एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो कि है मॉडल सिलेक्शन, और उस मॉडल सिलेक्शन के अंदर एक फंक्शन है जो कि है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और वो हमारी हेल्प करेगा हमारे मॉडल को स्प्लिट करने में ट्रेनिंग और टेस्टिंग सबसेट्स को करने के लिए। तो अभी जो है हम लोग इस लाइब्रेरी को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम sklearn.model_selection import train_test_split। तो ये हमारे पास आ गया मॉड्यूल। तो साइकिट लर्न यानी कि sklearn लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल रहेगा मॉडल सिलेक्शन। उसके बाद हमारे पास एक मेथड रहेगा जो कि है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो अभी हम लोग रन करते हैं। ओके भाई, तो अभी हम लोग ने इसको यहाँ पर रन कर दिया, और अभी रन करने के बाद में अभी जो है हम लोग को यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस भी बनाना पड़ेगा, मतलब कि किस सीक्वेंस में हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देंगे एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसके बाद दे देंगे हम लोग यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स को, फिर टेस्ट साइज दे देंगे। तो अभी हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं, एक्स ट्रेन यानी कि सबसे पहले आएगा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट, उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट,
उसके बाद हम देंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और उसके बाद देंगे दोनों वेरिएबल का नाम x और y जिसमें हमने मॉडल को स्प्लिट किया। उसके बाद टेस्ट साइज दे देंगे 0.35। अब 0.3 का मतलब ये है कि 0.3 का मतलब ये है कि 30% रिकॉर्ड जो हैं वो टेस्टिंग सेट में जाएंगे, और जो आपके पास बाकी के 70% रहेंगे वो 70% पे मॉडल ट्रेन होगा और 30% पे मॉडल टेस्ट होगा। तो इस तरीके से जो है हमने इसको यहाँ पर स्प्लिट कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, तो हमने रन कर दिया। उसके बाद जो है अभी हमें यहाँ पर देखना है भाई, यहाँ पर इनके सबसेट्स को देखना है। तो अभी सबसेट को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे x_train.head। तो अभी सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग डेटा देखते हैं, तो यह हो गया हमारा ट्रेनिंग डेटा। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट देख लिया। उसके बाद अभी देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रेनिंग सेट जो कि y है। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट, सॉरी यहाँ पर देखेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट जो कि x टेस्ट में स्टोर है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, यहाँ पर बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट देखेंगे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट को देखने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम लोग जो है यहाँ पर अभी देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पर देना है y_test.head। तो ये आ गया भाई हमारे पास यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का टेस्टिंग सेट। उसके बाद अभी हमें यहाँ पर देना है लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर scikit-learn को यूज़ करना है। तो फ्रॉम sklearn, और sklearn के अंदर लीनियर मॉडल यानी कि लीनियर रिग्रेशन के लिए हमें लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये मॉड्यूल है हमारे पास, सब मॉड्यूल जो कि आता है scikit-learn में। तो फ्रॉम sklearn.linear मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन जो है इसको अभी हम लोग यहाँ पर लोड कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ रन पे क्लिक करता हूँ, और रन पे क्लिक करने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं भाई हमारे पास यहाँ पर करेंगे LR। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंस्टेंस हो गया। तो अभी जो है हमें यहाँ पर एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो LR यानी कि लीनियर रिग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म हो गई LR, उसके अंदर मैंने स्टोर करवा दिया लीनियर रिग्रेशन को। अभी मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। उसके बाद में भी मॉडल को फिट करना पड़ेगा। तो मॉडल को फिट करने के लिए हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। हमें मॉडल को फिट करना पड़ेगा x_train और y_train पे। तो हम मॉडल को फिट करेंगे LR.fit x_train और y_train को इसमें पास कर देंगे। उसके बाद अभी हम लोग इसको रन करते हैं। तो भाई जैसे हमने रन किया, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन जो है वो यहाँ पर आ चुका है, और मॉडल जो है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है कि हमने कौन सा यहाँ पर एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया। तो लीनियर रिग्रेशन जो है आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अभी टाइम है वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करने का। तो वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट करके मैं स्टोर करवा रहा हूँ y_pred नाम के एक वेरिएबल या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर। और अभी जो है हम लोग इसको रन करते हैं। तो हमने इसको रन कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग कंपेयर करेंगे एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू को, यानी कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड रिजल्ट को जो है अभी हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो अभी जो है हमारा जो यहाँ पर एक्चुअल रिजल्ट है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो किस पे प्रेजेंट है, वो है y_test पे प्रेजेंट। और हमारी जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो किस पे प्रेजेंट है, वो है y_pred पे प्रेजेंट। तो एक्चुअल वैल्यू y_test पे है और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो हैं जो कि हमारे मशीन ने प्रिडिक्ट की है वो है y_pred पे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो ये आ गई भाई हमारी एक्चुअल वैल्यू, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रिडिक्टेड वैल्यू को। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद में ये आ गई हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर, तो हमारे पास स्पेंडिंग स्कोर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 73, और हमारा जो मशीन है वो प्रिडिक्ट कर रहा है 55। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो हमारा जो एक्चुअल स्पेंडिंग स्कोर है उसकी वैल्यू है 41, और हमारे मॉडल ने भी जो है वो सक्सेसफुली एकदम सही से प्रिडिक्ट किया है कि जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, जो हमारे मशीन ने प्रिडिक्ट किया वो भी सही प्रिडिक्ट किया, वो भी प्रिडिक्ट कर रहा है 41। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखो तो हमारा जो एक्चुअल स्पेंडिंग स्कोर है वो है 17, और हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है 46। इसी तरीके से आप यहाँ देख रहे हो हमारा एक्चुअल स्पेंडिंग जो स्कोर है वो है 36, और मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है 41। इसी तरीके से एक्चुअल जो है वो 88 है, और मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, फिर मशीन प्रिडिक्ट कर रहा है 48। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा जो हमारे मॉडल है उसने गलती की है इसमें, इसको प्रिडिक्ट करने में, और हमारी जो एक्यूरेसी है वो इतनी अच्छी नहीं आ पाई क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक वैल्यू जो है वो करेक्टली इसने यहाँ पर प्रिडिक्ट की है, अदरवाइज़ बाकी वैल्यू सारी जो है इसने यहाँ पर रॉन्ग प्रिडिक्ट की है हमारे मशीन ने। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एरर को फाइंड करेंगे। तो एरर को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर scikit-learn के अंदर से जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मीन स्क्वाड एरर फंक्शन मेथड को। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम sklearn.matrix import मीन स्क्वाड एरर। तो इसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, और रन करने के बाद में अभी ये रन हो चुका है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे मीन_squad_error, और उसके बाद में जो अभी हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे y_test
कमा वाई प्रेड। तो आप यहाँ देख रहे हो वाई टेस्ट और वाई प्रेड को जो है अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और अभी जो है हम लोग इसको रन करते हैं और हमें पता चलेगा कि हमारा जो एरर है वो कितना आया है हमारे एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू में। तो रन करते हैं इसको। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास 604 यानी कि बहुत ही ज़्यादा एरर आया, मतलब हमारा जो मॉडल है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। तो अभी हमारा इतना ज़्यादा एरर आया है, तो इस तरीके से जो हम लोग मॉडल को ट्वीक करेंगे तो हमारा एरर जो है यानी कि हमारा जो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो मॉडल है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और वो उससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दे पाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब आप ट्वीक करोगे तब तक ट्वीक करोगे जब तक एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी। मान लो कि आपकी एक्यूरेसी जो है उसने 85 तक पहुंचा दी या फिर 96 तक पहुंचा दी, बस उससे ज़्यादा वो नहीं बढ़ पाएगा आगे, फिर आपका मॉडल जो है वो सेल्फ ऑप्टिमाइज्ड मॉडल बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है फाइनली गाइज हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर हो गया है एंड, और हमने जो है कंप्लीट डेटा क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो हमने यहाँ पर देखा है। हमने यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस भी किया, हमने यहाँ पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम भी इम्प्लीमेंट करके देखा और हमने यहाँ पर डेटा को जो है वो यहाँ पर क्लीन भी करके देखा और डेटा को हमने अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी फॉर्मेट में भी यहाँ पर जो है हमने कन्वर्ट करके देखा और हमने जो है कंप्लीट प्रोसेस जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से जो है ये सेशन आई होप गाइज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा और अगर आप लोग इसको सही से देखोगे तो आप लोगों को जो है वो सही से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी और अगर आपको समझ में आए तो आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। इसको सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, इसको आप लोग जब तक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। इसको देखो और इसके साथ साथ जो जो मैंने इसमें समझाया है वो सारा आप लोग अपने पास में जो है वो यहाँ पर आप जो बेसिकली आप इसको इम्प्लीमेंट करो ताकि आप लोगों को जो है वो ये सारे कॉन्सेप्ट्स और अच्छी तरह क्लियर हो जाएं कि इसमें क्या काम करा गया है। तो गाइज़ फाइनली ये सेशन जो है यहाँ पर होता है एंड, और आगे जो है हम लोग और वेब स्क्रैपिंग और बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को जो है आगे आने वाले जो सेशंस हैं उनका अपडेट्स एकदम मिल जाए ताकि आप लोगों को जो उसको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फाइनली गाइज़ ये सेशन हो गया एंड गुड बाय।